Let me introduce myself. So, I am Akshat Sogani. I'm born and brought up in Nalgada, Madhya Pradesh. Currently, a final year student at Shri Ram College of Commerce. So, I have been in market for more than 5 years, and building many tools and learning about finance through different internships and experience. You can follow me on LinkedIn, or recently started my Instagram page also. And also, I have built some tool, AI chatbot, some portfolio analyzers. Towards the end, हम देखते हैं कि वो कैसे यूज कर सकते हो आप जब तक you guys will be comfortable with the terms some of the stock markets. So फिर in the end मैं बताता हूँ कि कैसे तुम यूज कर सकते हो टूल्स मैंने भी बनाए हैं. Then this is the agenda for the today कि हम पहले फंडामेंटल समझेंगे, फिर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, फिर बेसिक्स, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स क्या होती है. देन वी विल गो टुवर्ड्स इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग. एंड इन द लास्ट फिर टूल्स और एक अपॉर्चुनिटी जो है, एक में एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, वो मैं बताऊंगा. सो कैन एनीवन टेल मी कि प्राइसेस मूव क्यों होते हैं मार्केट में? आई एक्सपेक्ट सम एंगेजमेंट गाइस. गलत भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, बट ओके, राइट आंसर. तो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ही है? हम सोचते हैं कि और भी तो फैक्टर्स होते हैं, कि कोई न्यूज आ गया या फिर कुछ कोई और फैक्टर आ गया, किसी कभी कोई वॉर हो गया, तो वो इफेक्ट नहीं करते क्या? सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ही करते हैं? कोई Yeah, और? it might also be investor expectations. सो मतलब और फैक्टर्स भी है डिमांड सप्लाई के अलावा, राइट? गाइस, चैट में देख नहीं पाऊंगा बार बार क्योंकि स्लाइड से स्विच करना है, तो प्लीज माइक ओपन करके अगर बोल सको तो बेटर होगा. या सो गाइस आर राइट, बट जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि लाइक कोई फियर ग्रेड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कोई मार्केट में इवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है. बट उससे पहले डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है, फिर उससे प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉट कि सिर्फ वही अकेले उन्हें ड्राइव कर रहा है. सो इन द एंड चीजें मूव डिमांड सप्लाई से होती है. सो या दिस इज द मेन रीजन कि प्राइसेस मार्केट में मूव क्यों होते हैं. देन अगर तुम मार्केट में न्यू हो, तुम्हें पता नहीं है कि लाइक अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है, तो टिकर टेप का एक टूल है मार्केट मूड इंडेक्स करके. यू कैन जस्ट गूगल इट कि मार्केट मूड इंडेक्स बाय टिकर टेप. सो उसमें तुम्हें डिफरेंट जोन्स दिखते हैं कि एक्सट्रीम फियर जोन, एक्सट्रीम ग्रीड जोन. जब एक्सट्रीम फियर जोन आता है तो इट्स लाइक एक अच्छी टाइम है कि तुम लाइक बाय कर सकते हो. सब डरे हुए हैं मार्केट में, प्राइस बहुत गिर चुके हैं, लाइक इट्स अ गुड टाइम कि वो अच्छा डिप है, तुम जब बाय कर सकते हो. जब एक्सट्रीम ग्रिड हो जाता है तो मतलब जब तुम्हें एग्जिट कर देना चाहिए या फिर तुम्हें फ्रेश पोजीशन ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली सब बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए और एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो सकते हैं. सो दिस इज अ गुड टूल फॉर बिगनर्स टू एनालाइज व्हाट्स द सेंटिमेंट्स प्रिवेलिंग इन मार्केट. Then, so what's the philosophy behind technical analysis? The core philosophy. First, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है प्राइसेस पे, वो और कुछ चीजें नहीं देखता, सिर्फ प्राइसेस इज एवरीथिंग फॉर टेक्निकल एनालिसिस. सो देयर इज अ फिलोसफी कि प्राइस जो करंट प्राइस जो आप देख रहे हो मार्केट में, वो रिफ्लेक्ट करते ऑल द इन्फॉर्मेशंस. कोई भी इवेंट है, कोई भी न्यूज है, या फिर कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है, वो प्राइस ने ऑलरेडी उसको कंसिडर कर लिया है, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है. सो हम ये सुनते हैं कि लाइक इस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो वो प्राइस पहले ही मूव कर जाएगा उतना. अगर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट आया पर जितना सोचा, लेट्स सपोज हमने डिसाइड किया कि 10% ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉफिट की, सबकी एक्सपेक्टेशन है, तो प्राइस मूव कर गया. पर रिजल्ट आया 9% या फिर 8%, तो दिस इज ऑल्सो गुड, पर मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आया. सो देन द मार्केट विल फैक्टर दैट इन इंस्टेंटली, और प्राइस थोड़ा नीचे गिर जाएगा. हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन से मीट हुआ या फिर नहीं हुआ, ना कि सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अच्छा आया है बुरा आया. सो दिस इज द कोर फिलोसफी कि प्राइस सब चीज रिफ्लेक्ट करता है जो एक टाइम पे मार्केट में हमें दिख रहा है. नाउ कैन समवन टेल मी कि मार्केट्स कितनी डायरेक्शन में मूव करता है? 3, राइट. हमें जनरली लगता है कि सिर्फ अप एंड डाउन, बट देयर इज वन मोर, साइडवेज. या साइडवेज और कंसोलिडेशंस. सो इस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है ऑप्शन सेलर्स का. इफ यू डोंट नो ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, तो लाइक इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट
कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वी विल अंडरस्टैंड इन अपकमिंग सेशंस अगर होते हैं तो, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड तीन तरफ मूव कर सकता है। और एक फॉर अ इन्वेस्टर अपसाइड या डाउनसाइड इज गुड, क्योंकि अपसाइड में हमारा पैसा बनेगा ऑफ कोर्स, एंड डाउनसाइड में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू टू बाय मोर गुड कंपनीज। नाउ ये एक चार्ट है निफ्टी का, लाइन चार्ट, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इंडिकेटर या कुछ कोई पैटर्न्स नहीं, सिंपल चार्ट है। सो लाइक क्या नोटिस कर सकते हो तुम, कुछ चीजें नोटिस कर सकते हो कि कोई ट्रेंड है, कोई पैटर्न है, कोई वॉलेटिलिटी है? सॉरी? Yes, the share rises and then falls. Like it is a very cyclical movement. It first rises very quickly, then falls very quickly. कोई ऐसा लेवल्स दिख रहा है कि जहां से प्राइस रिएक्ट कर रहा है बार बार? And there is also a peak drop. राइट, सो वी कैन सी कि सबसे पहले यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर उसने नीचे वाला लो टेस्ट, मतलब जो लास्ट लो था उसको उसने टच नहीं करा, देन इट वेंट अप, जो पुराना हाई था वहां से फिर नीचे आ रहा है। सो मस्ट बी, जो नीचे जब प्राइस आ रहा है तो लाइक बायर्स आर इंटरेस्टेड, वो प्राइस उनके लिए अट्रैक्टिव है, कि उन्हें लग रहा है कि लाइक प्राइस इतना आया, लाइक इट्स अ गुड बाइंग प्राइस फॉर मी, तो वो उस वक्त बाई कर रहे हैं, सो प्राइस ऊपर जा रहा है। देन जब ऊपर जाता है तो दे फील कि यार अब महंगा हो गया है, या फिर अब दिस इज नॉट द राइट प्राइस फॉर दिस, तो वो सेल कर देते हैं, प्राइस नीचे आ जाता है। सो लाइक दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई जो हम बात कर रहे थे, इसी के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जो हम आगे और समझेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट वॉलेटिलिटी, सो हम यहाँ देख सकते हैं अचानक से प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे गिरा और फिर ऊपर गया, तो दिस इज द वॉलेटिलिटी वी से। और इससे हम एक चीज और इन्फर कर सकते हैं कि जितना ज्यादा शार्पली प्राइस गिरा है उतना ही तेजी से प्राइस रिकवर होता है। तो दैट्स वाई बोलते हैं कि डरो मत, लाइक कोविड में सबसे ज्यादा प्राइस गिरा था बहुत शार्पली 2-3 दिन में, पर उससे ज्यादा रिटर्न वो अगले ईयर में देके गया है। सो लाइक इसलिए जितना ज्यादा गिरा है उतने हमें उतना डिप में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। सो आई होप सबने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लिया होगा। सो एक बार ट्रेडिंग व्यू का मैं सबको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। लेट मी जस्ट शेयर अनदर स्क्रीन। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क। कैन यू सी द स्क्रीन? आई होप सबने डाउनलोड किया हुआ तो उनका शायद फर्स्ट एप्पल स्टॉक दिख रहा होगा उनको, अगर उन्हें लॉग इन करके देखा होगा। सब मतलब देख रहे हो ना सब ट्रेडिंग व्यू? लाइक इट विल बेटर अगर सब साथ साथ देखेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे सेटिंग्स में चेंज कराऊंगा या फिर कोई इंडिकेटर में बताऊंगा, तो लाइक यू कैन सी लाइव कि कैसे उसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले राइट साइड में यू कैन सी द वॉच लिस्ट पार्ट। सो कुछ डिफॉल्ट Akshat, वो one thing. या Yeah, sorry to cut you out, but अकेला Hmm. मतलब if somebody uses different platforms like Zerodha or Grow, तो वो उस पे भी applicable होंगे ना indicators ये? Yeah. So basically, let me first, sorry, my mistake. I didn't introduce what TradingView is. So TradingView is just a platform जो हमें प्राइजेस, हमें चार्ट्स देखने के लिए हेल्प करता है। हमें इन्वेस्ट तो हमारे ब्रोकर्स उसके थ्रू ही करना होता है। वी कैन कनेक्ट ब्रोकर्स TradingView पे भी, लाइक धन या फिर फायर्स हो गए, बट हमें इन्वेस्ट उसी से करना है। बट लाइक जो सेम प्राइसेस उस पर दिखती है वही इस पे दिखेगी। इट्स लाइक जस्ट प्लेटफॉर्म टू व्यू द प्राइसेस एंड द चार्ट्स। सो लाइक इट्स बेटर फॉर एनालिसिस। यहाँ पे ज्यादा हमें टूल्स मिलते हैं, बेटर स्पीड मिलती है, एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो लाइक हम एनालाइज यहाँ पे करेंगे हमारे चार्ट्स को, स्टॉक्स को, देन वी विल इन्वेस्ट थ्रू हमारे जो ब्रोकर्स के ऐप है। लाइक प्राइसेस सब सेम है, स्टॉक्स सेम रहेंगे, इसमें हमें पूरे वर्ल्ड के स्टॉक्स मिल जाते हैं, या कमोडिटीज मिल जाते हैं, फॉरेक्स मिल जाता है, क्रिप्टो मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू पे। सो लाइक इट्स अ वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग व्यू सब यूज करते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Got it. So basically you're saying that trading is for analysis and the rest stock broking के लिए आप investing वगैरह वो सब करो. Trading हाँ, view से investing you can't do ना? ट्रेडिंग व्यू से कर, लेट मी शो यू, ट्रेडिंग व्यू से हम कर सकते हैं, पर सारे ब्रोकर सपोर्ट नहीं। जैसे यू कैन सी यहाँ पे धन का है, फ्लायर्स का है, पेटीएम मनी है, मोतीवाला ओसवाल है, तो ये हम कर सकते हैं कनेक्ट यहाँ से भी, पर लाइक जीरोधा वगैरह नहीं आता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हमें यहाँ से
वी कैन जस्ट सी कि यहाँ पे हमें कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो हम वहां जाके बस बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम है, प्राइसेस सेम लाइव चलते हैं, प्राइसेस सारे एनएससी बीएससी से ही आता है, सो लाइक नो डिफरेंस इन प्राइसेस और स्टॉक का नेम वगैरह। Got it, Akshat. या सो राइट साइड में यू कैन सी द वॉच लिस्ट पार्ट। सो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट ऐड कर, मतलब स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं जो हमें वॉच लिस्ट में रखना है। लाइक मैंने स्टॉक्स ऐड कर रखे, तो मुझे बार बार टाइप करके सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये स्टॉक क्या चल रहा है, उसका ये क्या चल रहा है। मुझे 4-5 स्टॉक लाइक आई एम मॉनिटरिंग की, मुझे देखना है इनमें क्या डेली मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, तो मैंने एक वॉच लिस्ट बना ली है। मैंने ऊपर इंडेक्सेस बना रखी है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो हमारे बैंक्स की जो इंडेक्स है, और निफ्टी ओवरऑल जो 50 टॉप कंपनीज का है। देन वर्ल्ड मार्केट की मैंने बना रखा है कि जो नैस्डैक हो गया, यूके 100 हो गया, S&P 500, बिटकॉइन है या गोल्ड है। सो लाइक आई कैन मॉनिटर ऑल थिंग्स इन वन पेज क्विकली कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द वॉच लिस्ट। वेट अ सेकंड, यू माइट तुम्हारे इसमें मे बी ये कलर डिफरेंट होंगे, मैंने इसको कस्टम कर रखा है। सो यू विल जस्ट राइट क्लिक ऑन द चार्ट, तो वहां तुम प्रॉपर्टीज में जाके सेट, फर्स्ट गो इन सेटिंग्स, देन इन कैनवास यू कैन जस्ट एडिट द कलर्स और थीम अकॉर्डिंगली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ भी कलर तुम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अभी हम समझेंगे कि क्या चार्ट पे कैंडलस्टिक क्या है, क्या इसका मीनिंग है। अभी जस्ट आई एम गिविंग ओवरव्यू कि प्लेटफॉर्म क्या है, तो यू डोंट फील कंफ्यूज जब हम बाद में आगे स्टॉक्स का एनालिसिस करें। यहाँ पे और चीजें एडिट कर सकते हो जो भी तुम्हें कस्टमाइज करना है, तुम्हें कलर्स वगैरह। सो दिस इज इट। ऑन द लेफ्ट बार यू विल सी, यहाँ बहुत सारे आइकन्स तुम देख सकते हो। सो द सेकंड वन इज फॉर ड्राइंग्स, लाइक तुम्हें लाइंस ड्रॉ करनी है, तुम्हें डिफरेंट चैनल्स ड्रॉ करनी है, टू ड्रॉ द थिंग्स ऑन, जो हम आगे देखेंगे उनको ड्रॉ कैसे करना है। वैसे ही बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तुम्हें बॉक्स कोई ड्रॉ करना है, तुम्हें कोई सर्कल ड्रॉ करना है चार्ट पे, तो तुम्हें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे तुम्हें ये लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। नाउ ऑन द टॉप टॉप बार जो है, तो फर्स्ट तो तुम्हें यहाँ पे निफ्टी से निफ्टी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी मैं टाइप करूंगा तो वो यहाँ पे उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे। तुम्हें कोई भी स्टॉक जो पिक लगाना है चार्ट, तो तुम्हें यहाँ ऊपर जो फर्स्ट, अब हम फर्स्ट जो ऑप्शन है वहां पे जाके हम सर्च करके लगा सकते हैं। देन सेकंड इज डी, जैसे मेरे इसमें डी दिख रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो होता है कि एक जो कैंडल आपको दिख रही है, जो एक बार दिख रहा है, वो कितने टाइम का है। सो लाइक अभी वन वन डे सेलेक्ट हो रहा है। सो लाइक दिस वन, जो ये तो वन कैंडल है, दिस इज फॉर वन डे, कि एक दिन में जितना प्राइस मूवमेंट हुआ है वो एक दिन में पूरा एक्यूमुलेटेड है। Yeah. So this is a time frame. So like 1 day. So like for generally for investing or swing trading, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हम 1 डे पे देखते हैं। जो डे ट्रेडर्स होते हैं दे यूज 5 मिनट और 15 मिनट्स। सो इफ यू, सो दिस इज 5 मिनट। सो बेसिकली यहाँ से डे स्टार्ट हुआ था हमारा 14 नवंबर, और ये उस दिन हर 5-5 मिनट में एक नई कैंडल फॉर्म हुई है। तो जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बेटर होता है। सो लाइक यू कैन सी बहुत सारे हैं, 5 मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, मंथ्स। सो दिस इज अ टाइम फ्रेम। उसके बाद नेक्स्ट तुम उसके साइड में जाओगे तो तुम्हें कैंडल्स दिखेगा। सो लाइक इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है जो तुम देख सकते हो। तुम्हें लाइन चार्ट चाहिए, सिंपल लाइन देखना है, प्राइस का लाइन मूवमेंट कैसा है, तुम लाइन देख सकते हो। तुम्हें और बहुत सारे तरीके इसमें चीजें है, बहुत डिफरेंट तरह की चीजें है, बट जो हम यूज करने वाले दैट इज कैंडलस्टिक्स, सिंपल कैंडलस्टिक्स। फिर उसके बाद इंडिकेटर वाला सेक्शन है। सो इन दिस यू विल फाइंड ऑल द इंडिकेटर जो हम आगे यूज करने वाले। तुम्हें जस्ट सर्च करना होगा और वो मिल जाएगा, और यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड अप्लाई हो जाएगा तुम्हारे चार्ट पे। देन वन मोर थिंग, नीचे आओगे तुम नीचे, तो नीचे जो बार है यहाँ पे कैलेंडर करके हो रहा है, उसमें गो टू लिखा हुआ है, कैलेंडर बन रहा है। जस्ट क्लिक ऑन कैलेंडर, और तुम्हें कोई भी डेट पे जाना है, तुम्हें पता करना है कि लाइक 5th को क्या कौन सा डे था। हम तुम ऐसे मैनुअली देखोगे एक एक पे ऐसे कर्सर ले जाके नीचे डेट देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जस्ट क्लिक ऑन कैलेंडर और 5th पे जाना है, तो लाइक गो टू 5th, तो वो बता देगा कि ये 6th की ये कैंडल थी, उस दिन 6th डे पे ये कैंडल बनी थी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज द कैलेंडर टूल, ये यूज कर सकते हो जब तुम्हें पास में जाके देखना है कि इसका इस दिन ये रिजल्ट आया था या इस दिन ये न्यूज थी, तो उस दिन प्राइस ने कैसा मूव किया, सो तुम वो देख सकते हो। देन एक यहाँ पे एक ऐसा बोल्ड सा बना हुआ, पर्पल कलर का बोल्ड दिख रहा होगा, दिस थिंग। सो लाइक यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आती है, पर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे मोर इवेंट्स पे, मोर इवेंट्स क्लिक करोगे तो राइट साइड में जो वॉच लिस्ट के नीचे है ना, एक नया पॉपअप सा खुलेगा।
उसमें तुम्हें 3 चीज रहेगी, न्यूज, आइडियाज और माइंड्स। सो बेसिकली जो आइडियाज है ना, यहाँ पे कोई भी आके अपने आइडिया शेयर कर सकता है। तो मैंने अभी निफ्टी सेट कर रखा है, मैं निफ्टी का मैंने वहाँ मोर इवेंट्स खोला है, तो मुझे यहाँ पे निफ्टी से रिलेटेड जो भी लोगों ने पब्लिश कर रखे पब्लिकली आइडियाज, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। सो तुम सीख सकते हो और लोगों की, उनका एनालिसिस क्या है, वो क्या कह रहा है। तो दिस इज आइडियाज। देन माइंड्स, तो माइंड्स इज लाइक टेलीग्राम बोल सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, कि यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करते हैं कुछ भी, किसी ने कुछ लिखा, कोई क्या बताना चाह रहा है, इससे कोई फोरकास्ट है, तो लाइक तुम इसे मॉनिटर कर सकते हो देखने के लिए, लर्न करने के लिए कि और लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है, जो निफ्टी जो भी तुम्हारा स्टॉक तुमने खोल रखा है चार्ट पे, उसके बारे में उनके पर्सपेक्टिव क्या है। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग व्यू। किसी को अभी तक कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yeah, one thing, Akshat, is हम्म, this meeting being recorded? For example, if we want to view this in future as well, तो इस या केस के लिए is this being recorded? या रिकॉर्ड ठीक हो है, रही है, मिल जाएगी बाद में फिर। got it. ओके, सो आई होप सबको क्लियर है अभी तक। सो आगे मूव करते हैं। Well, I have one doubt. Why we क्या only prefer candlesticks as our analysis? अभी वो कवर नहीं हुआ है, मैं आगे कैंडलस्टिक पे आने वाला हूँ, तो वहां पे हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक क्यों बेटर है और दूसरे क्यों नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट वही हमारा कैंडलस्टिक ही है। सो या पहले समझ लेते हैं हम कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है मार्केट्स में। लाइक बहुत तरह की होती है। मैंने जो मेजर टाइप्स है वो यहाँ पे लिखे हैं: स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो लेट्स हैव स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें बहुत मिनट्स में काम होता है, कि लाइक जो मोमेंटम आता है, बहुत क्विक मोमेंट, कि अभी बाई किया मैंने 1 मिनट के लिए, मैं 2 या 3 मिनट बाद एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज लाइक बहुत ज्यादा केओटिक होता है, बहुत लाइक इट्स हार्ड। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो करते हैं, पर इसमें फिर प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि लाइक यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, हर मिनट तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देन कम्स डे ट्रेडिंग, जो तुमने सुना हो सबसे ज्यादा। सो इट्स लाइक कि सुबह हम एंट्री करते हैं या फिर डे में एंट्री करते हैं, वी विल एग्जिट बाय जब मार्केट एंड होता है। सो दिस इज अ डे ट्रेडिंग, कि एक दिन में जो बाय या सेल हो रहा है। देन कम स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग आई वुड से सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें हम एक स्टॉक को होल्ड करते हैं 2 से या 15 दिन। तो इट्स लाइक अ मीडियम, लो टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हैं। इसमें हम 1 डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम पे। तो हमें रोज हमें नहीं देखना कि हर सेकंड प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस से मतलब है, कि इन दी एंड प्राइस क्लोज कैसे हो रहा है या ओपन कैसे हो रहा है। लाइक अगर तुम कॉलेज जाते हो, तुम्हारे टाइम नहीं है कि तुम दिन में देख सको क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो लाइक यू कैन, स्विंग ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। और हम इसी पे फोकस करने वाले हैं आज, बाद में स्ट्रेटेजीज भी बनाएंगे तो इसी फोकस करेंगे। देन कम्स पोजिशनल ट्रेडिंग, जो होती वीक्स टू मंथ्स, कि लेट्स सपोज गोल्ड की, तो गोल्ड में से पोजिशनल ट्रेडिंग हुई थी बहुत ज्यादा, कि जब से वो राइज होना स्टार्ट हुआ था, ड्यू टू बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैक्रो फैक्टर्स थे, अनसर्टेनिटी ग्लोबल वगैरह, तो लोगों ने पोजीशंस बनाई थी फॉर द 1 ईयर। तो उन्होंने ईयर के स्टार्ट में बाय किया था, और दे हैव मेक पोजीशंस टिल द एंड ऑफ ईयर। अब लाइक दे आर एग्जिटिंग, योर प्राइस वापस थोड़ा नीचे आया है। दिस इज पोजिशनल। देन कम्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव इज लाइक वेरी एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें है। सबसे जो ये वो लोग करते हैं जिनके लिए ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, लाइक उनके लिए लाइवलीहुड उनकी ट्रेडिंग ही है। सो लाइक दे लर्न इट, और उसके बाद फिर वो करते हैं। देन इन्वेस्टिंग, सबको पता ही है कि जो ईयर्स के लिए हम होल्ड करते हैं, 5-10 साल के लिए स्टॉक्स को, दिस इज द इन्वेस्टिंग। सो ये 4-5 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं यहाँ। इसको किसी में इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंडलस्टिक। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है टू स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स। क्योंकि चार्ट्स तो वैसे देखोगे समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने दिखाया था पहले कि क्या है वो, ऐसे अलग अलग से बार से दिख रहे हैं। ये किसी एक जापानीज ट्रेडर ने इन्वेंट किया था 1980s में। बस इतना ही जानना बहुत है कि लाइक क्यों कैसे इन्वेंट हुआ था। अब हम फोकस कर दे कि इसको रीड कैसे करना है।
सो दो तरह की कैंडल होती है कैंडलस्टिक, एक बुलिश एक बियरिश। या सो अभी हम वी आर नॉट ऑफलाइन, वरना लाइक पेपर पे इसको बेटर होता है अंडरस्टैंड करना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पे भी बता पाऊँ। सो यू कैन सी लाइक ओपन, जो ये ओपन प्राइस है, सो दिस मीन्स प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, देन प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, देन दिस हाई, प्राइस यहाँ पे हाई पे भी गया है, एंड ये लो, जो लो है लो पे भी गया है, पर प्राइस क्लोज हुआ है यहाँ पे आके, दिस, सो दिस इज द बॉडी, वी कॉल इट बॉडी, क्योंकि यहाँ ओपन में क्लोज हुआ है। और जो ये सिर्फ ऐसी शेडो दिख रही है तुम्हें, इसे विक भी बोलते हैं, तो विक इस थिंग कि वहां प्राइस गया है पर वहां पे क्लोज या ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ उसने टच करके वो वापस आ गया है। सो जैसे क्लोज ऊपर है अगर ओपन से, तो दिस इज अ बुलिश कैंडल, अगर क्लोज ओपन से नीचे है मतलब बियरिश कैंडल, मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ है, ऑफ कोर्स वो बुलिश मतलब प्राइस ज्यादा बड़ा है, और बियरिश मतलब ओपन से नीचे क्लोज हुआ है, तो इट्स लाइक अ बियरिश कैंडल। तो सेम इज फॉर द बियरिश, की प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था इस लेवल पे, ये कैंडल अचानक नहीं बनती, लाइक इट्स मूव इन रियल टाइम, वो थोड़ी ऊपर बनेगी फिर नीचे बनेगी फिर इनमें क्लोज होगी, तो वो ऐसी दिखती है। अभी मैं देखता हूँ लाइक आज संडे है, मैं भी बिटकॉइन का चार्ट में दिखा दूंगा एक बार। सो दिस इज लाइक ओपन प्राइस है, तो यहाँ वो प्राइस ऊपर गई होगी, उसने हाई बनाया वहां पे क्लोज नहीं हो पाया, तो सिर्फ इट्स अ विक। फिर नीचे आई प्राइस, यू कैन सी लो बनाया पर वो यहाँ पे भी क्लोज नहीं हो पाई, तो क्लोज थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई, यू कैन सी द फाइनल ऐसी कैंडल बनी है। या सो ये एक्सरसाइज थी बट अभी पॉसिबल नहीं है, सो मैं एक बार बिटकॉइन के चार्ट दिखा देता हूँ तुम्हें, लाइव कैंडल्स कैसी होती है उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि लाइक बिटकॉइन 24/7 चलता है, तो हम उसमें देख सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है? अभी इतने वॉल्यूम नहीं है, संडे है तो इसलिए इतना प्राइस मूव नहीं कर रहा है, बट यू कैन सी मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ। सो जो ये ब्लैक कैंडल दिख रही है, मतलब दिस इज, देखो अभी वो चेंज हो रही है, इट्स लाइक कंटिन्यूअसली चेंजिंग, मैं और जूम करता हूँ। सो व्हाट दिस मीन, ये पहले की कैंडल है, ये 1727 की कैंडल थी, 1 मिनट जैसे ही हुआ प्राइस जहां पे भी था उस क्लोज के अकॉर्डिंग कैंडल फॉर्म हो गई है। देन वी कैन सी द नेक्स्ट कैंडल, तो इसका जो क्लोज था वही इसके लिए ओपन प्राइस होगा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट कैंडल के लिए ओपन प्राइस वो होगा, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, देन प्राइस अभी यहाँ पर है और नीचे जा रहा है, तो लाइक इट्स क्लोज, तो अगर यहाँ क्लोज होती है, अभी 5 सेकंड और है 4 सेकंड और है, यहाँ देख सकते हैं हम टाइम कितना क्लोजिंग है। सो जहां पे प्राइस प्राइस क्लोज होगा, देखो जैसे अब क्लोज हो गई वो कैंडल, यहाँ ओपन हुआ था, प्राइस यहाँ लो पे भी गया पर यहाँ क्लोज नहीं हो पाया, थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ, तो दिस इज अ क्लोज, तो ये बियरिश कैंडल हो गई, मैंने कलर चेंज कर रखा है, सो यू कैन नॉट सी एज अ रेड, बट इट्स लाइक बियरिश कैंडल। फिर इसका जो क्लोज था वो नेक्स्ट कैंडल का ओपन है, सो यू कैन सी यहाँ पे ओपन हुई है, और ये फिर अभी यहीं पर है, तो लाइक कोई विक नहीं है, अब देखिए यू कैन सी एक और विक बन गई क्योंकि थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला गया। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग की कैंडल्स कैसे वर्क करती है, कि लाइव मार्केट में ऐसे प्राइस ऊपर नीचे होगी, हमें कैंडल क्लोज होने के बाद समझ आएगा कि वो कैंडल कैसी है। ऐसी बहुत सारी कैंडल्स देख सकते हो, कि एक ये जैसे ये बड़ी कैंडल जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, कि यहाँ से प्राइस पूरा नीचे आया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ क्लोज दिया, देन यहाँ से उसका क्लोज नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग है, देन ओपन होते ही प्राइस ऊपर गया और क्लोज उसने फिर ऊपर कर दिया, सो लाइक, सो ये एक बुलिश कैंडल बन गई है। सो ऐसे प्राइस मूव होता रहता है और हमें बस कैंडल बनती जाती है, तो हमें कैंडल अब इसे अंडरस्टैंड कैसे करना है कि किस कैंडल का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम आगे समझेंगे। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक कैसे रीड करनी है, कि किस कैंडल का मतलब क्या है। किसी को डाउट हो तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होना, उसके बाद ही आगे समझ आएगा, तो किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। आई थिंक क्लियर है फिर को, तो फिर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तुमने सुना होगा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, डॉजी, स्पिनिंग, मारूबोजू, बहुत सारे होते हैं, इनगल्फिंग, हैंगिंग मैन, ये सब मैंने इंक्लूड कर दिया है, पर तुम कब तक याद करोगे, मतलब एक नॉट अ एंड, तुम खुद की भी इन्वेंट कर सकते हो।
सो लाइक व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड कि तुम इनको नाम दिया, इनको नाम इसलिए दिया है कि अगर तुम कैंडलस्टिक नहीं समझते कैंडलस्टिक कैसी बनी है, उसका मीनिंग क्या है, तो तुम सिर्फ उसको रोड कर सकते हो कि अगर अच्छा ऐसी कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब ये है। तो आई डोंट वांट कि तुम ये सब चीजें रटो, तो मैंने ट्राई किया समझाने का। मैं एक बार फिर भी इसको कवर कर लेता हूँ, फिर हम चार्ट पे जाएंगे और हम बिल्कुल लाइव समझेंगे कि किस कैंडल का मतलब क्या है। सो जो फर्स्ट है मारूबोजी, सो क्या देख सकते हो इस कैंडल में कि कोई विक नहीं है, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुआ था और जहां क्लोज हुआ है उसके अलावा प्राइस कहीं नहीं गया है। सो इट्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कि कोई कंफ्यूजन नहीं था मार्केट में, बायर सेलर डोमिनेंट थे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि ये कैंडल, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई विक नहीं है। प्राइस जहां ओपन हुआ और इंस्टेंटली नीचे जाके या फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट इज स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में तुम देख सकते हो कि जितनी ऊपर विक है या शेडो है उतनी बीच में बॉडी है। सो क्या समझ सकते हो इससे? हमें हमें पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, क्या पैटर्न बोलते हैं कैंडलस्टिक, हमें सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है उससे हम क्या समझ सकते हैं कि प्राइस एक जगह ओपन हुआ, नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और बीच में कहीं क्लोज हो गया। बेसिकली ये कोई मतलब कोई बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस है कि बायर और सेलर्स के बीच में बैलेंस है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। कोई डोमिनेंट नहीं है, ना बायर डोमिनेंट है ना सेलर डोमिनेंट है। बेसिकली ट्राई के कंसोलिडेशन की अभी कंफ्यूजन है मार्केट में। देन कम्स डोजी। डोजी बहुत छोटी दिख रही है तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जस्ट थिंक, अंडरस्टैंडिंग से कोशिश करो समझने की, रटने के अलावा, कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्राइस बहुत ही इतने पूरी कैंडल के टाइम में प्राइस कहीं मूव ही नहीं करा, बहुत छोटी सी जगह रहा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बायर्स और जो सेलर्स है वो फाइट कर रहे हैं, बहुत मतलब टग ऑफ वॉर चल रही है। सो जनरली ये जब हमें कैंडल चार्ट पे दिखती है तो हम ये समझते हैं कि लाइक अब रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि दोनों की फाइट चल रही है। तो नेक्स्ट कैंडल में जो जो जीतेगा या जिसकी ज्यादा डोमिनेंस रहेगी वो हम रिवर्सल या फिर वो ट्रेंड देख सकते हैं। देन देयर इज हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो इसमें भी अगर तुम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो, समझने की बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैंडलस्टिक का है, कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ था, ग्रीन वाला देखो अभी जो हैमर बोलते हैं हम जिसको, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ क्योंकि बॉडी सिर्फ उतनी है, दो लाइन दिख रही है वो सिर्फ शेडो और विक है, मतलब वहां प्राइस क्लोज नहीं हो पाया है। सो जो ओपन हुआ है प्राइस इतना नीचे गया, मतलब सोचो कितना प्राइस नीचे गया है, पर वहां क्लोज नहीं कर पाया, वरना रेड रेड कैंडल बन जाती। पर प्राइस ऊपर आया और ऊपर थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हो गया। सो व्हाट दिस मीन कि सेलर डोमिनेंट थे, सेलर्स ने प्राइस नीचे जाने की कोशिश करी पर नहीं, इन दी एंड बायर्स विन हुए, उनने इतने सारे सेलर्स को हरा के प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज किया। दिस इज अ हैमर कैंडल। देन हैंगिंग मैन में भी सेम ही है कि इस थोड़ा वीक होता है हैमर से, बट सेम लॉजिक है कि प्राइस ओपन हुआ, इतना नीचे गया पर सेलर्स क्लोज नहीं कर पाए, तो बायर उसको वापस ऊपर लाके ऑलमोस्ट ओपन प्राइस पे उन्होंने क्लोज करने की कोशिश करी। सो लाइक दिस इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडल। ये दिख रेड रही है हमें, बियरिश दिख रही है, बट इट इज अ बुलिश क्योंकि प्राइस बहुत नीचे गया था और वो सेलर्स वहां पे नहीं सस्टेन कर पाए। देन कम्स इन्वर्टेड हेयर ऑन शूटिंग स्टार। इसमें भी सेम लॉजिक अगर तुम अप्लाई, कोई इसमें कोई प्लीज मुझे कोई बताओ कि इसमें क्या समझ आ रहा है तुम्हें, बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट द कि हमने रट रखा है कि क्या पैटर्न है, पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग से क्या समझ आ रहा है। एनीवन वांट टू वॉलंटियर? एनीवन? Maybe, can I speak? हाँ हाँ श्योर। You're asking about the inverted hammer, na? Yeah. Yeah, so the market was bullish in the first run कि जहाँ पे जो buyers थे, they tried to buy a lot of stock जिसकी वजह से market went up, but जो sellers थे at the end they dominated the market and वो बहुत नीचे हुआ। तो maybe this is a reversal कि जब अगली बारी जाएगी कैंडल वो नीचे जाएगी क्योंकि sellers are selling। राइट। द सेम लॉजिक अपोजिट जो हमने हैमर में देखा था उसके अपोजिट वाला लॉजिक है। और जो शूटिंग स्टार है उसमें भी सेम लॉजिक है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी बट सेलर्स ने उसको फिर से नीचे लाके क्लोज कर दिया। लाइक मतलब यहाँ पे फिर इन दी एंड जब क्लोज हुआ तो सेलर आर द विनर्स। देन नेक्स्ट, ये मेरी फेवरेट कैंडल बोल सकते हो पैटर्न, इनगल्फिंग कैंडल होती है। तो बेसिक इनगल्फिंग मतलब क्या होता है? बेसिक इनगल्फिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को पूरी तरीके से
खा जाना या फिर पूरी तरीके से उसको निगल लेना, हिंदी में हम बोलते हैं इंगल्फिंग। सो इंगल्फिंग मतलब ये होता है जो लास्ट कैंडल थी, जैसे यहाँ देख सकते हो रेड कैंडल है, उस जो लास्ट कैंडल रेड कैंडल थी, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने पूरा कवर कर लिया है उसको, उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया, उसके लो को भी कवर कर लिया, उसके हाई को भी कवर कर लिया, क्लोज फिर उसके ऊपर दिया है। तो बेसिकली मतलब बायर्स अगेन डोमिनेटेड इट, जो मतलब जिसने प्राइस नीचे पुश किया था सेलर्स ने, बायर्स अगेन आए, उनने जितना भी anyways let's continue. I hope I am audible. Yeah. Yeah, there is a light out anyways. So yeah, तो जैसे उसको इंगल्फ कर लिया पूरा, तो प्राइस पहले नीचे आया पर तुरंत अगली कैंडल में बायर्स ने उसको डोमिनेट करके जितना भी डाउन साइड मूवमेंट था या जितना भी सेलिंग थी उसको सारा इंगल्फ कर लिया, उसको सारा अब्जॉर्व कर लिया। वैसे ही जो नेक्स्ट कैंडल है बियरिश इंगल्फिंग, उसमें प्राइस बुलिश था, प्राइस फर्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बनी, पर जैसे नेक्स्ट कैंडल बनी उसको पूरा इंगल्फ कर लिया, उस पूरे मोमेंटम को पूरा सेलर्स ने खा गए एक तरीके से। तो दिस इज लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि हाँ हम देख सकते हैं अब कोई रिवर्सल मार्केट में। देन देयर इज अ हरामी कैंडल। सो बेसिकली बहुत कम देखने को मिलेगी, जनरली वन डे टाइम फ्रेम देखने को मिलेगी जब गैप अप्स या गैप डाउन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, हमारा बेसिक लॉजिक क्या है कि प्राइस ओपन यहाँ, इस कैंडल को देखते हैं, हमारा बेसिक लॉजिक है प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, उसकी क्लोज से स्टार्ट होनी चाहिए, कि उसका नेक्स्ट कैंडल का ओपन भी वही क्लोज होना चाहिए। सो पर कैंडल स्टार्ट यहाँ से नहीं हुई है, स्टार्ट नीचे से हुई है। सो इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या फिर जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ है तो वो ओपन ही बहुत नीचे हुआ है, क्लोज जो लास्ट क्लोजिंग था उस प्राइस पे ओपन ही नहीं हुआ मार्केट। तो वी कैन सी कि एक ऐसी कैंडल बनती है। और सेम विद बियरिश की, जब मार्केट क्लोज नीचे हुआ था पर जब ओपन हुआ तो क्लोज से ऊपर ओपन हुआ, लाइक नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनी, एक जंप था उसमें जिसको हम गैप अप या गैप डाउन बोलते हैं मार्केट में। सो ये कैंडल भी हम देख सकते हैं। सम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक कैंडल हमें दिख रही है जो मार्क्ड है, कोई बता सकता है ये कौन सी कैंडल है या फिर इसका मीनिंग क्या है? नाम रटना जरूरी नहीं है पर इसका लॉजिक क्या है, कोई बता सकता है? This is a Marubozu candle. एंड क्या एक और चीज, ये जो ब्लू वाला इट इज बुलिश और क्या है ये, कलर से आई कांट आइडेंटिफाई। कलर कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, लाइक लॉजिक समझो कि क्लोज ओपन कहाँ पे हुआ, प्राइस लास्ट कैंडल देखनी चाहिए, लास्ट कैंडल कहाँ पे थी, फिर उसका क्लोज के इसमें बाद। बायर्स या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं इसमें, हाँ। क्योंकि अब जा रही है पूरी। कलर्स कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, तुम्हें कोई भी चार्ट कोई भी कलर होना चाहिए, तुम्हें बस लॉजिक देखना है कि अगर क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर है सो इट्स लाइक ए बुलिश कैंडल, अगर क्लोज प्राइस ओपन के नीचे है इट्स अ बियरिश कैंडल, सिंपल लॉजिक है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर कोई उल्टा भी कर दे कि अगर वो ग्रीन को रेड कर दे या रेड ग्रीन कर दे, तुम्हें तुम्हारा लॉजिक नहीं भूलना है। इट्स ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग होता है कि हमें हमारे माइंड में एक सेट है कि ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बियरिश, पर फिर भी विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। देन नेक्स्ट कैंडल्स, यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, क्या लॉजिक है यहाँ पे? इक्वल साइज की कैंडल्स दिख रही है। यार इट्स स्पिनिंग टॉप, हमने जो भी देखा था कि कोई डिसाइसिवनेस नहीं है, सेम एक जितना 50% बॉडी 50% विक है और शेडो वी कैन से। देन ये क्या है, ये कौन सी कैंडल है और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नेम। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई मार्केट, वेयर इन बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर ट्रेडिंग अ लॉट, एंड प्राइस की फ्लक्चुएशन की उसी रेंज में रह रही है, क्योंकि सेल भी बहुत जल्दी हो रहा है और बाई भी बहुत जल्दी हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि वो फाइट कर रहे हैं, कोई डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, दोनों बराबर, दोनों के पावर्स इक्वल है एट दिस मोमेंट। तो इसलिए प्राइस ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, दे आर फाइटिंग इक्वली, राइट? सो यार दैट्स वाई इसको हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। इसका दिस मीन्स कि अब जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो डिसाइड करेगा कि किसके पास पावर ज्यादा है। सो वी कैन सी कि वहां पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था, फिर नेक्स्ट कैंडल हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ग्रीन या फिर बुलिश कैंडल दिखी। तो इट मीन्स कि अब सेलर्स जो हार चुके हैं, जो टग ऑफ वॉर चल रही थी उस कैंडल्स में, वो हार चुके हैं।
देन लेट्स सी दिस नेक्स्ट कैंडल। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो हैमर और इन्वर्टेड मैन हमने देखा था कि वही लॉजिक है, इसमें तुम्हें नाम रटने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। सो यू कैन सी कि प्राइस जो ग्रीन कैंडल का है, इसका प्राइस ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करा पर ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। सो इट अगेन कम डाउन और क्लोज हो गया यहाँ पे। सो बेसिकली हम यहाँ समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो बायर्स थे जिसने प्राइस ऊपर ड्राइव किया था वो हार चुके हैं सेलर्स से। सो वी कैन सी अ क्लियर डाउन ट्रेंड उसके बाद। तो वी कैन सी उसके बाद बहुत सारी कैंडल्स हमें वैसी उल्टी बनती हुई दिखी है कि मतलब सेलर्स ने प्राइस नीचे लेने की कोशिश करी और वो नीचे नहीं ले जा पाए और फिर एक क्लोजिंग एक ऊपर की तरफ हुई, मतलब वापस से बायर्स आ रहे गेम में डोमिनेंस में। सो वी कैन सी अगेन फिर एक रिवर्सल हुआ है। तो दिस इज द लॉजिक, तुम्हें नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, तुम सिर्फ लॉजिक समझो कि कैंडलस्टिक का जो फॉर्म हो रही है उसकी ओपन क्लोज कहाँ पर है, उसका लो हाई कहाँ पर है। तुम कोई भी कैंडल सिर्फ समझ सकते हो कि उसका क्या मीनिंग है। कैन समवन टेल कि ये कौन सी कैंडल है? ये जो या इसका मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? या सो फर्स्ट वन में क्या हुआ था, देर वर द मार्केट वाज गोइंग डाउन, देयर वर लॉट ऑफ सेलर्स, बट इमीडिएटली बायर्स ने डोमिनेट किया और सारे सेलर्स को खा के द मार्केट वेंट अप। या एग्जैक्टली वैसे ही ऊपर देख सकते हैं कि लाइक बुलिश था बट दे लूज द मोमेंटम और फिर एक रेड कैंडल बनी बड़ी जिसने एनगल्फ कर लिया लास्ट कैंडल्स को। सो जो सारा जो बाइंग था वो सारे इंगल्फ हो गया और कन्वर्ट हो गया सप्लाई में। सप्लाई फिर सप्लायर्स वर डोमिनेटेड और वी कैन से सेलर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा तुमने सुना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सो इसको समझ सकते हैं कि लाइक इट्स लाइक अ फ्लोर और एक सीलिंग की उसके बीच में प्राइस है जो एक बॉल है जो बाउंस कर रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो जो सपोर्ट होता है इट्स लाइक डिमांड जोन। हमने स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट में जिसमें सिर्फ लाइन चार्ट थी, हम देख रहे थे कि प्राइस नीचे आ रहा है, वहां बायर्स आर फाइंडिंग अट्रैक्टिव कि वहां पे उन्हें लग रहा है कि यार प्राइस अट्रैक्टिव है, मुझे हमें बाई करना चाहिए। सो बेसिकली वो बाय कर रहे हैं मतलब क्या, उनको डिमांड कर रहे हैं। दैट्स अ सपोर्ट कि वहां पे सपोर्ट है, वहां पे बायर्स है, उनके लिए अट्रैक्टिव प्राइस है, दे वांट टू डिमांड। तो सपोर्ट जब प्राइस आता है तो वी से कि सपोर्ट पे प्राइस आया है। सो व्हाट दिस मींस कि एक अट्रैक्टिव लेवल पे प्राइस आया है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से डिमांड आएगी। तो जब डिमांड आएगी वहां पे जो प्राइस गिर रहा है उससे उसको वो डोमिनेट कर लेंगे डिमांड और फिर सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो लाइक प्राइस विल राइज। हमारा इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइस राइज करता है। सेम विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज लाइक अब उन्हें लगता है कि दिस इज लाइक ओवर वैल्यूड या फिर ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए, लाइक दिस इज प्राइस नॉट वर्थ इट। तो वहां पे सब सेल करने के लिए रहेंगे तो वहाँ सप्लाई ज्यादा रहेगी। सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, वहां लोग बाई नहीं करना चाहते। तो व्हाट दिस मींस कि प्राइस गिरेगा। लाइक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, उसको बस नाम दे दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वन मोर थिंग कि जो पहले रेजिस्टेंस था जहां पहले सप्लाई ज्यादा थी, अगर एक बार वहां पे बायर्स उसको बाई करके उसको ले जाते कि यार अभी भी उनके लिए वो सप्लाई पे आ गए, फिर भी उनको लगता है कि लाइक अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस है, अभी भी प्राइस और जा सकता है ऊपर, तो वो उसको ब्रेक कर देंगे। वो सप्लाई को ब्रेक करके और ऊपर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ से प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकले तो जो रेजिस्टेंस था वो बन गया है सपोर्ट। तो ये प्राइस जो अट्रैक्टिव लेवल था वो अट्रैक्टिव भी रहेगा पर वो सेल के लिए बाई के लिए वो चेंज हो जाता है। तो पहले सेल के लिए अट्रैक्टिव था तो नाउ इट्स फॉर बाइंग अट्रैक्टिव हो गया, तो फिर वो सपोर्ट बन गया। देख सकते हो कि बाद में ऊपर जब प्राइस गया नीचे आया फिर ऊपर गया। अब थोड़ा तुम एग्जांपल्स देखते हो जिससे तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगी। तो यू कैन सी जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट तुम आगे थी या फिर हमने मार्क कर लिया कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, देन प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया उसने, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन के प्राइस ऊपर गई। सो यहाँ मतलब हम सोच सकते हैं कि ये इस अट्रैक्टिव प्राइस, यहाँ बायर्स एक्टिव है, उनके लिए डिमांड है, उनको अच्छा लगता है कि ये प्राइस उनके लिए अच्छी है। और यहीं से क्यों रिवर्स हुआ? सो अगर तुम पीछे जाओगे तो देखोगे एक बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे जहां से रिवर्स हुआ है। सो हम इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आज कवर नहीं करना था पर फिर भी लेट मी जस्ट
गिव अ क्विक समरी की इम्बैलेंस बेसिकली एक चीज होती है कि प्राइस सडनली मूव करता है लीविंग द लिक्विडिटी और वॉल्यूम इन द मार्केट अनटच्ड। तो बेसिकली यहाँ से एक जंप आया था, मतलब एक ये भी अट्रैक्टिव लेवल है, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया। हमारे पास अब दो लेवल मार्क कर लिए, एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, एक सपोर्ट मार्क कर लिया। देन प्राइस वापस ऊपर जाता है और फिर वहां रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। देन अगेन सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे फाइनली उसने ब्रेक कर दिया। मतलब जो बायर्स थे या फिर जो इन्वेस्टर्स थे, दे फील कि यार इसके लिए अब और हायर प्राइस वर्थ इट होगी या फिर जस्टिफाइबल होगी, दे ब्रेक द सप्लाई जोन और उसको ऊपर जाते हैं। और फिर वी कैन सी कि जो हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि वो लेवल तो एक की अट्रैक्टिव लेवल था, जो पहले सेलिंग के लिए था वो बाइंग के लिए बन गया है। वी कैन सी इसमें भी सेम थिंग कि यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा प्राइस ऊपर गया था, फिर उसने ब्रेक करके नीचे गए, यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, फिर जो पुराना सपोर्ट था वहां से रेजिस्टेंस लिया। देन प्राइस अगेंस्ट कम डाउन, सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर एक नया सपोर्ट बनाता है, ऊपर जो पुराना सपोर्ट था वहां रेजिस्टेंस लेता है, देन अगेन ब्रेक करता है और फिर थोड़ा सा यहाँ वो सपोर्ट को अगेन ब्रेक कर देता है, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है तो ब्रेक करता है, बट वो फिर रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप, जो हम आगे समझेंगे, जिसकी वजह से लोग बोलते भी है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता या फिर टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया, कि लोग क्या समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस था वो हमने ब्रेक कर दिया है, प्राइस विल रिवर्स, पर ऐसा नहीं होता है। वो आगे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्यों हम ट्रैप हो जाते हैं जनरली। देन वन मोर थिंग तुम सोचोगे, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती है? ट्रेंड लाइंस इज आल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, बट पर वो इट्स अ ट्रेंड, जो ट्रेंड में जब प्राइस है तो जब वहां पे हम ट्रेंड लाइंस के फॉर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि प्राइस एक ऊपर जा रहा था, हायर लो बना रहा था, मतलब जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर रहा था और उसके ऊपर एक लो बना रहा था। वैसे ही हायर हाइज, जो हाई प्रीवियस हाई था उसके ऊपर नेक्स्ट हाई बनाया उसने। सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि एक अपन अप ट्रेंड में है। सो हमने जो टॉप पॉइंट्स है उसको मार्क कर लेते हैं, हम उसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया, नीचे वाला सपोर्ट बन गया। सो जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं होते हम समझेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में। सो दिस इज ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन भी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, बट इट्स जस्ट कि हम ट्रेंड मार्केट्स में ड्रॉ कर रहे हैं उसको। यू कैन सी हियर एज वेल कि हम डाउन ट्रेंड में थे, हमने हमारे लोअर लोज बन रहे थे, लोअर हाइज बन रहे थे सॉरी, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में, और हायर लोज बन रहे थे। तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मतलब दिस इज अ रिवर्सल, बट प्राइस ऊपर जाके ऊपर गया पर वो फिर नीचे आया, और जो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, तो ट्रेंड लाइन में वापस आया, उसने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स हुआ। या सो इतना हमने अभी कवर किया, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, फिर हम आगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। वन थिंग, सो ये जितने भी चार्ट्स है, व्हाट इज द आइडियल टाइम फ्रेम विद इन विच इसको एनालाइज कर सकते हैं, मतलब? सो इट डिपेंड्स ऑन तुम किस टाइप के इन्वेस्टर हो। सो वैसे मैं डिस्कस कर रहा था, जो स्कैल्पिंग करता है वो 1 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के लिए कोई होल्ड करता है ट्रेड को, तो उसको छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, तो ही विल और शी विल यूज 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम। बट लेट्स सपोज स्विंग, हमने स्विंग की बात कर रहे हैं, तो स्विंग में हम होल्ड कर रहे हैं 15-20 दिन के लिए, हमें मैटर नहीं करता कि डे में प्राइस मूव क्या कर रहा है, हमें क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस से मतलब है। सो वी विल सी वन डे टाइम फ्रेम। वैसे ही किसी को पोजिशनल या थोड़ा कोई और स्विंग से थोड़ा बीच में है कि उसको सिर्फ वीक या 2 दिन के लिए होल्ड करना है, तो इट विल सी आवर्स में कि 4 आवर में दिख रहा है, 1 आवर में दिख रहा है। और टॉकिंग अबाउट सम पोजिशनल जो 6-7 महीने या फिर एक साल के लिए होल्ड करते हैं, वो 1 वीक या 1 मंथ पे देखेंगे। सो दैट्स द नहीं, डिपेंड। आई गॉट योर पॉइंट अक्षत। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि जो डिफरेंट टाइप के चार्ट टाइप्स हमने की, लाइक मारुबुजो एंड ऑल, दे आर एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स की स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स पे कुछ अलग तरीके के चार्ट्स ऐसे लगता है, या क्योंकि हर एक एक्टिविटी का अलग अलग चार्ट बनता है। राइट। सो वैसे अप्लाई सब पे होता है, बट हमें सब कुछ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। आगे ये टॉपिक भी कवर्ड है कि हम कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें सारे टाइम फ्रेम के
अब सबको सिंक्रोनाइज करके ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मतलब 1 डे पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, पर हम 1 मिनट पे छोटा सा हमने देखा कि छोटी सी प्राइस नीचे गिरी, हमको लगता है कि नहीं नहीं प्राइस रिवर्स हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। सो इसके लिए आगे हम देखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो हमें सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करना है, मतलब ऐसे हम सिर्फ एक को बायस होके नहीं कर सकते हैं। सो ठीक है, वहां पे कवर करेंगे, वहां से हमें समझ आएगा कि कैसे सबको सिंक्रोनाइज करना है, वहां पे हम किस तरह के सिग्नल देखेंगे। सो इसमें ये चीज भी होगी कि अगर हमें 1 मिनट या 5 मिनट पे हमें दिख रहा है कुछ सेल दिख रहा है, हमें सपोर्ट ब्रेक हो गया, पर हम सेल नहीं करेंगे बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अभी भी हम बुलिश है। 1 डे पे हम अभी बुलिश है, अभी आवर्स में भी बुलिश है, तो हम वेट करेंगे कि जो 1 डे या 1 आवर पे जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो, देन वी विल सी फॉर सेल या फिर सेम फॉर बाय। तो यू गॉट इट कि हम फिल्टर आउट कैसे करते हैं। Got it, Akshat. हाँ And one last doubt. How is हाँ scalping different from FNO? मतलब दोनों में हमारी quant trading होती है, तो how are both of them different? तो एफएनओ के अंदर भी तुम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एफएनओ के अंदर तुम स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, पोजिशनिंग भी कर सकते हो। पर एफएनओ को एक अलग तरह से कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें बहुत कुछ लाइक यू कैन डिफाइन योर प्रॉफिट, यू कैन डिफाइन योर रिस्क, यू कैन डिफाइन योर होल्डिंग पीरियड। उसमें तुम कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा कर सकते हो। सो रिस्क भी उतना ही होता है, प्रॉफिट भी उतना ही होता है। सो दैट्स वाई उसमें तुम सब तरह से ट्रेड कर सकते हो। तुम्हें अगर स्कैल्पिंग करनी है, सेकंड्स में करना है, तुम्हें मिनट्स में करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो। पर फिर भी उस कंसिडर एक अलग सेक्शन करते हैं क्योंकि दे आर कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। Got it, got it. या सो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हमें विन रेट को बढ़ाने के लिए और जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। सो कोई बता सकता है वॉल्यूम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो वॉल्यूम को, क्या समझते हो वॉल्यूम से? एनीवन? आई कैन number ओनली of सी कि 2 या 3 लोग ही जवाब दे रहे हैं। या यार बताओ। number of shares are which are bought and sold in a period। जैसा एक दिन में कोई पर्टिकुलर स्टॉक के इतने शेयर बाय और सेल मतलब ट्रेड हुए, तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाती है। ओके, सो अगर मैंने एक शेयर तुम्हें बेचा, सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम हुई या फिर एक वॉल्यूम हुई? ट्रेड वन वन हुआ ना, या बिकॉज मतलब इफ यू वांट टू ट्रेड एक तरफ से बाय होगा एक तरफ से सेल होगा ही। राइट। सो यहाँ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि लाइक एक ने बेचा, इतने बिके या खरीदे तो लाइक मे बी डबल कर देते, पर ऐसा नहीं है। हमें राउंड ट्रिप में लेना है कि अगर 100 शेयर बॉट या सोल्ड हुए, इट्स मतलब 100 वॉल्यूम है, नॉट 200। सो रोल ऑफ वॉल्यूम वही है जो मैंने बताया है कि हमें सिग्नल आउट फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है कि जो अभी हमें करंट में जो चीजें हम जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। अगर जहां पे तुम्हें हाई वॉल्यूम दिख रही है, मतलब वहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा स्मार्ट मनी है, ज्यादा इंस्टीट्यूशनल्स वहां पे इन्वॉल्व है। और जहाँ पे लो वॉल्यूम दिख रही है, मतलब लाइक रिटेलर्स है या फिर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो वहां पे जो भी हो रहा है इट्स लाइक फेक और यू कांट ट्रस्ट इट। तो तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब क्या सिग्नल है वॉल्यूम का? सो प्राइस आर इंक्रीजिंग और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, इट्स लाइक अ बुलिश, मतलब वो सॉलिड चीज है कि प्राइस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो बुलिश सिग्नल है। इसे हम लॉन्ग बिल्डअप भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। लॉन्ग लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल। सो लॉन्ग बिल्डअप मतलब लॉन्ग बिल्ड हो रहा है वहां पे, दे आर बुलिश। देन प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो इट कैन से कि मतलब वीक हैंड से वहां पे रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके लिए टेक्निकल टर्म्स होती है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं कि जिसने पहले शॉर्ट कर रखा था वो लाइक दे आर क्लोजिंग देयर पोजीशन, तो प्राइस की वजह से ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा क्योंकि दे आर कवरिंग देयर पोजीशन। एंड सेम विद अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ बियरिश सिग्नल, मतलब शॉर्ट बिल्ड हो रहा है कि मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं विद वॉल्यूम इंक्रीजिंग। देन सेम की अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब वीक हैंड से, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि जिसने लॉन्ग कर रखा था वो पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं अपनी, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद द प्राइस डिक्रीज। तो दिस विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग, एक शेक आउट हो सकता है या फेक हो सकता है। तो ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर तुम्हें डिफॉल्ट में तुम्हें मिलता है, अगर नहीं मिलता है मैं एक बार बता दूंगा जब हम चलेंगे उस पर।
Akshat, Yeah. एक बारी can you repeat this volume वाला table last हम्म 3? या बिल्कुल. सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं. सो वॉल्यूम का रोल क्या है? वॉल्यूम हमें एक कंफर्मेशन के लिए तरह बिहेव करता है कि हमारा जो एनालिसिस है, हमें जो चार्ट पे जो चीजें दिख रही है उसमें कंफर्मेशन ऐड करता है कि हाँ कितना कॉन्फिडेंस हमें है, या फिर उसमें कितने इंस्टीट्यूशनल्स या बड़े लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं. तो जब प्राइस इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा लोग बाई सेल कर रहे हैं, सो दिस मीन्स कि वहाँ बुलिश सिग्नल का हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मतलब यहाँ पे बड़े लोग या बिग मनी इज इन्वॉल्व. सेम अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है पर जो बाई सेल और जो बाई सेल हो रहा है वो कम होते जा रहा है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं. दिस मीन्स कि वहां पे कुछ गलत है. लाइक दिस कैन बी फेक, और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ दो जने मतलब दो जने तो नहीं पर लाइक कम जने बाई सेल कर रहे हैं. अगर वहां लेट्स सपोज जो अगर एक स्टॉक है उसमें अगर कोई बाय सेल नहीं कर रहा है, एक जने ने सेल ही वांट टू सेल एट 200 रुपीज और अभी प्राइस चल रहा है लेट्स सपोज 190, और एक बायर आया उसने उसको बाय कर लिया, तो प्राइस विल गो टू 200. हमें लगेगा कि प्राइस बढ़ गया यार, हमें बाय कर लेना चाहिए, बट इट जस्ट वन बायर. एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता पर दिस वन बायर. तो मे बी जब ज्यादा लोग आएंगे तो उसकी रियलिटी पता चल जाएगी. तो इसलिए जब कम वॉल्यूम होता है तो वो इट कैन बी फेक मूवमेंट, फेक प्राइस का मूव हो सकता है. तो वैसे ही जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और तो इस द कंफर्मेशन कि हाँ बियरिश ट्रेंड है. एंड सेम अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, मतलब वो एक कम लोगों की वजह से प्राइस मूव हो रहा है, सो इट कैन बी फेक, और हम कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू. नाउ क्लियर? Yeah, got it. So basically जो भी second और जो fourth point है, they are played by institutional investors. जब वो stock market को पूरा अपने ही दम पे they can influence all the rates. नहीं, मैं समझा नहीं. व्हाट्स द क्वेश्चन? What I'm trying to say is जो second and fourth point is basically done by institutional investors ना, कि मतलब 10 रुपए का stock है, they manipulate the whole market, 15-20 में से खरीदते. तो नो वो एग्जांपल मैंने मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया था. सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट इज लाइक वीक पार्टिसिपेशन. मतलब जब रिटेलर्स है या फिर वॉल्यूम बहुत कम है. वॉल्यूम क्या होता है कि हम बाई सेल कर रहे हैं. तो वो जो एग्जांपल था कि अगर मान लो हम दो रिटेलर्स भी अगर उस दिन ट्रेड कर लेंगे उसमें, तो वो प्राइस मूव तो होगा क्योंकि ये बाई सेल हुआ है, पर वॉल्यूम नहीं था. तो वो फेक हो सकता है कि नेक्स्ट डे जब इंस्टीट्यूशन या जिसके पास बड़ी मनी है जो बड़ा बाइंग करेगा, वो मे बी प्राइस कुछ और समझता हो, उसके लिए कोई और प्राइस अच्छी हो, तो प्राइस जब फिर मूव कर सकता है. जब ज्यादा वॉल्यूम होगा मतलब कि बड़े लोग बाय कर रहे हो, तो जब जो प्राइस मूव होता है दिस इज कंफर्मेशन कि हाँ ये प्राइस सही मूव कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग? got it, got it. ज्यादा वॉल्यूम होगा ना, वहां पे जो प्राइस मूवमेंट है वो लाइक हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ इट कैन सस्टेन. But don't you think कि जहाँ ज्यादा वॉल्यूम होती है फिर मैनिपुलेशन भी होती वही होती है पूरी मार्केट की? मैनिपुलेशन वी कैन से कि हाँ होती है, बट हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना, हमें उन्हें हराना ही नहीं है, हमें उनके साथ चलना है. इंस्टीट्यूशंस जहाँ बाइंग कर रहे हैं, हमें उनको समझना है, उनके पैटर्न्स को समझना है. आगे स्ट्रेटेजी में मैं उसी बेस्ड है कि हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ राइड करना है, जब भी हमारा पैसा बनेगा. अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे चीजें को, तो हम लाइक मोस्टली टाइम हम लूज ही करेंगे. हमें सिर्फ अगर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो लाइक व्हाट्स मतलब मैनिपुलेट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मतलब तुम ये बोल रहे हो कि पंप या डंप हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि लाइक दे विल इंक्रीज प्राइस एंड दे विल डंप? या उस वे में. हाँ, तो लाइक वो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं, लाइक पेनी स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, दिस इज नॉट सेफ. तो वहां मैनिपुलेट होता है. जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जो मिड कैप या फिर इवन स्मॉल कैप्स भी होते हैं, उसमें भी मैनिपुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि सिर्फ एक बड़ा प्लेयर नहीं होता है, मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है. तो वहां पे सीबी भी मॉनिटर करता है, वहां मैनिपुलेशन नहीं होता. यू कांट मैनिपुलेट बिग स्टॉक्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी या फिर कोई भी स्टॉक्स. सिर्फ जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वहां पे जहाँ वॉल्यूम नहीं होता वहां मैनिपुलेशन होता है. तो ऐसा कोई got it, इतना got it, मैनिपुलेशन नहीं होता है मतलब बड़े स्टॉक्स में. got it. नाउ द थिंग, लिक्विडिटी ट्रैप, जो हमने पहले समझा था कि उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था प्राइस ने, पर वो फिर भी गिर गया था. तो लाइक व्हाट्स द थिंग कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, क्या दिक्कत है? तो इट्स लिक्विडिटी ट्रैप. जो बड़े प्लेयर्स होते हैं
उनको चाहिए लिक्विडिटी, उन्हें चाहिए ज्यादा बायर सेलर्स, तब वो एंट्री कर पाएंगे। उनका वो लैक्स में नहीं काम करते, वो करोड़ बिलियंस में काम करते हैं। उनको उतनी पोजीशन बनानी होती है मार्केट में। तो लेट्स सपोज उन्हें एक स्टॉक में इंटरेस्टेड है, उनको बाय करना है, उनको उनको 100 प्राइस चल रही है अभी, अगर वो पूरा करोड़ का या बिलियंस का प्राइस एक साथ अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो इतना ज्यादा प्राइस एक साथ जंप करेगा कि उनको बहुत महंगा वो बाय कर लेंगे। तो दे कांट डू दिस कि अभी वो बस सिर्फ दे कैन प्लेस ऑर्डर डायरेक्टली। तो दे वांट लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी से मतलब है कि वॉल्यूम जहाँ कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ पीपल आर इंटरेस्टेड, तो देन सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है कि वहां पे वो ले जाएंगे प्राइस को, और रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो पीपल लाइक बाइंग, बाई करो, मोस्ट पीपल विल बाय। सो उनके लिए वॉल्यूम आया, बट देन दे विल सेल दैट कि उनको प्राइस नीचे जाने, तो जैसे वॉल्यूम मिला उन्हें सेल कर दिया बहुत सारा एक अच्छे प्राइस पे, तो वैसे सडनली प्राइस नीचे आ गया। लेट मी गो बैक एक बार, वैसे आगे और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये, तो जो रेड लाइन थी वो रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट लाइन था, प्राइस इतना नीचे आया, तो कितनी कितनी बड़ी विक है, प्राइस नीचे आया, हमें लगा यार अब तो सेल करना पड़ेगा, सेल करो सेल करो सेल करो, बहुत सारा वॉल्यूम आया, उनने अचानक से पूरा उनका ऑर्डर प्लेस कर दिया, उनका जितना भी उनका बाय करने का था। तो उनको मैक्सिमम उनने कितना ही यहाँ बाय कर लिया होगा, जैसे यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया होगा ड्यू टू हाई वॉल्यूम, उनको ये प्राइस मिल गई होगी एवरेज बाइंग प्राइस, स्टिल गुड। अगर वो यहाँ बाई करते तो उनको यहाँ कहीं पे उनको उनकी एवरेज बाइंग प्राइस होती, तो वो दे विल बी इन लॉस, उनको कम प्रॉफिट मिलता। तो उन्हें फेक आउट किया, जो मैनिपुलेशन हम बोल सकते हैं बेसिकली, पर इट्स नॉट लीगल। तो देसी वो प्राइस नीचे ले गए, उनने यहाँ उनको वॉल्यूम मिला, उन्हें बाई किया, उनको एक गुड प्राइस मिल गई टू बाय द स्टॉक। जैसे ये S&P का चार्ट है, सो यहाँ एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, प्राइस नीचे गया, उसने एसएल हंट किया, मतलब स्टॉप हंट में बोल सकते हैं, लिक्विडिटी हंट की, लोगों को उसने ट्रैप किया। देन जैसे उसको नीचे प्राइस गया, उसको अच्छा वॉल्यूम मिला इंस्टीट्यूशंस को, उनने प्राइस ड्राइव, वैसे ही उनने वहां बाइंग ऑर्डर कर दिया और प्राइस ऊपर चला गया। तो लाइक यहाँ पे एक हम ट्रैप में फंस सकते थे कि सपोर्ट यूज करते हैं हम सिंपली। तो इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, मैं बताऊंगा कि क्या मैं यूज करता हूँ ऐसी चीजों से बचने के लिए। इसमें हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाती है, पर इसमें कंफर्मेशन ज्यादा हो जाता है फिर। जैसे सेम सेम थिंग देख सकते हो कि यहाँ रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर गया था पर वो क्लोज नहीं हो पाया, तो लाइक ऑब्वियस हम वहाँ प्लेस नहीं करते। अगर प्राइस अगर क्लोज भी कर देता वहां पे, तो वो इट कैन रिवर्स इजिली। दैट्स वाई एक लिक्विडिटी रिक्लेम करके स्ट्रेटजी होती है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं, प्राइस को 2 बार कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे होता तो मैं, जैसे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए, पर मैं सेल नहीं करता। आई विल वेट कि ये आजकल ज्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं होता था, आजकल ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब एवरीवन नोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मार्केट में बिकन एफिशिएंट हो गया मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। तो इंस्टीट्यूशंस को अब कुछ नया करना पड़ता है उनको लिक्विडिटी के लिए, दे डू दिस। सो क्या करेंगे, जैसे प्राइस ऊपर आ गया, सो मैंने तो बाई नहीं, सेल नहीं किया था फर्स्ट टाइम में, तो आई विल वेट कि प्राइस अगेन नीचे आए। अगर प्राइस अगेन नीचे आता है आई विल सेल, तो प्राइस अगेन नीचे नहीं आया, सो आई विल वेट कि अगला कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो या सपोर्ट ब्रेक हो। सो मेरी ट्रेड ये मे बी ये मिस हो जाती, पर आई विल बी ऑन सेफर साइड कि मेरी विन रेट ज्यादा हो इन दी एंड, पर भले ट्रेड कम हो। तो यू कैन अवॉइड दिस। सेम यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो इतनी बड़ी विक बन गई, विक और शेडो भी कैन से, तो शेडो कंफर्मेशन है कि उन्होंने लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम, उन्हें वॉल्यूम मिल गया है, इंस्टीट्यूशंस ने एंटर कर लिया है। हाँ इतनी बड़ी विक मिली है तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तुम यहाँ पे मैं एंटर करता कि यार कंफर्मेशन नहीं, प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी उसने वॉल्यूम्स ली, ट्रैप किया बायर्स को, और प्राइस नीचे आ गया, तो आई विल शॉर्ट हियर, सेल हियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में? इसको और आगे बेटर समझेंगे, पर फॉर द बेसिक्स कि कैसे इंस्टीट्यूशंस ट्रैप करते हैं, या फिर हमें कैसे ऐसी जगह एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ अब इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो गई है, या फिर उन्होंने लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी मींस वॉल्यूम, कि वहां पे उन्होंने उनका एक ऑर्डर प्लेस कर दिया अगेंस्ट अदर्स, उन्हें दूसरों को हरा के वो मार्केट में एंटर हो गए। एक बार अक्षत, कैन यू एक्सप्लेन द प्रीवियस वाला केस जहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया था? हाँ श्योर, इसके एकदम पहले वाली स्लाइड थी जो ये वाला। हाँ हाँ जी। सो ये हमारा की रेजिस्टेंस था। फर्स्ट हमें यहाँ पता चला, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ था, अगेन प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश करी, पर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस
प्राइस नीचे आ गया, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, तो हमें जनरली हमें शॉर्ट करना ही चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, पर मैं कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस के शॉर्ट क्यों करूंगा, क्योंकि आई नो कि जो यहाँ पे ऊपर जो बायर्स एंटर हुए होंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, जब कैंडल क्लोज नहीं होगी उसके पहले, तो पहले कैंडल ऊपर बन रही होगी ना, कैंडल क्लोज होने के बाद नीचे आई है, तो कैंडल जब पहले ऊपर बन रही होगी जब इन दी मिडल ऑफ टाइम फ्रेम, तो लोगों को लगाओ कि यार अब तो इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है पहले और ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, हमें बाई करना चाहिए। बट वहीं पे इंस्टीट्यूशंस को वॉल्यूम मिला, उनने उनने सेल किया या शॉर्ट किया, प्राइस नीचे आया, तो नाउ आई नो कि अच्छा कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी लिक्विडिटी, यहाँ जो भी बायर्स है वो सारे फंस चुके हैं। क्योंकि कैसे फंस चुके हैं, क्योंकि उनका एसएल मतलब जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, कि इतना इस लेवल पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है कि यहाँ प्राइस आया तो हम एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस इज दैट थिंग, तो उनका मे बी स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होता या फिर यहाँ कहीं होता, तो प्राइस वहां पे भी आ गया, मतलब और लिक्विडिटी मिल गई उनको कि पहले ऊपर लिक्विडिटी ली उनने, उनका स्टॉप लॉस भी गया, तो अब तो कंफर्मेशन है 100% की प्राइस को नीचे ही जाना चाहिए, तो नीचे तो मैं शॉर्ट किया, Got it. बट मे बी एक चीज और हो सकती थी कि यहाँ से प्राइस वापस भी ऊपर जा सकता था, तो मैं फिर वहां पे एंट्री लेता 100% की एक बार लिक्विडिटी के वापस ऊपर गया है प्राइस, एक बार लिक्विडिटी ली है फिर प्राइस वापस ऊपर गया है, तो फिर एंट्री लेते, तो फिर भी कंफर्मेशन रहता है हमारे पास कि हाँ लाइक प्राइस ना अब ऊपर जा सकता है। चार्ट पैटर्न से सम बेसिक्स, ये भी वही है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, कैंडलस्टिक्स जैसे ही है कि इनका भी लॉजिक समझो। तो हेड एंड शोल्डर जो हम जनरली सुनते हैं, मैं सिर्फ ऐड कर दिया है टू लाइक तुम्हें लगे कि हाँ बेसिक्स कवर हो गया है, तो यू कैन सी कि इसको समझो, लॉजिक समझो क्या हो रहा है प्राइस के साथ, क्या हो रहा है। तो प्राइस पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, हमने जैसे पढ़ा लोअर लो हायर हायर, मतलब लो टेस्ट नहीं हुआ, लो टेस्ट हुआ चलो इट्स ओके, पर ब्रेक नहीं हुआ, पर नेक्स्ट क्या होना था कि जो उसका प्रीवियस हाई है वो ऊपर जाना चाहिए था, अगर टू कंटिन्यू टू ट्रेंड, पर प्राइस ऐसा नहीं हुआ, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्राइस फिर नीचे आया, और उसने जो ये लो थे, दो लो थे, उसको ब्रेक कर दिया। सो लाइक दिस मीन्स कि अब बियरिश ट्रेंड आ गया है, जो ये बुलिश ट्रेंड बनना था वो बना नहीं। सेम विद इनवर्स कि बियरिश ट्रेंड चल रहा था, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, पर फिर जो नेक्स्ट नीचे आया वो ब्रेक नहीं कर पाया लो को, तो देन जब उसका जो हाई को उसने ब्रेक किया, तो बेसिकली हाई दिस वी कैन से एज रेजिस्टेंस, तो वहां से जहां से सप्लाई आई थी, मतलब रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो इसलिए कि रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम फिर बाई करेंगे। सो लॉजिक समझने की कोशिश करा करो हर पैटर्न्स या हर चार्ट के पीछे, सिर्फ ये नाम रटने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि कितने ही बहुत है, तुम देखोगे गूगल पे करके तुम्हें कितने ही मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट कप एंड हैंडल, लाइक दिस इज अ गुड पैटर्न, मतलब अच्छा काम करता है ये। तो वी कैन सी प्राइस ऊपर आया था, फिर उसने रेजिस्टेंस लेके एक कप जैसा बनाया, मतलब एक एक स्माइली बनाई है कि वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाया, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस लिया, और फिर एक हैंडल सा बनाया कि मतलब नीचे आया इस प्राइस वापस, पर पुराने जितना नीचे नहीं आया, थोड़ा सा ही नीचे आके फिर वो वापस ऊपर उस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया उसने, मतलब जो पुराना रेजिस्टेंस था, और वहां से फिर प्राइस ऊपर गया। सो उसका लॉजिक ये है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, पर वो धीरे 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 कंसोलिडेट होते 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 वापस ऊपर आया, और फिर देन इट ब्रेक द रेजिस्टेंस। देन पीनट चार्ट, ये पीनट पैटर्न्स होते हैं, दिस इज फॉर डे ट्रेडर्स, ज्यादा वर्क करता है। सो दिस मीन्स इसका बेसिक लॉजिक यही है कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में था, फिर वो कंसोलिडेट हो गया, वो एकदम छोटा छोटा होते जा छोटा छोटा होते जा रहा था, तो दिस मीन्स कि वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, प्राइस मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब है प्राइस अब जहां भी मूव करेगा वहां पे एक फास्ट मूव आएगा, क्योंकि प्राइस मूव कर रहा था फिर वो रुक गया, तो अब जैसे ही यहाँ बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया, बहुत ज्यादा प्राइस एक जगह रुक गया, तो जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट आया तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। सेम विद बियरिश पीनट, तो जैसे प्राइस गिर रहा था फिर कंसोलिडेट हो गया, प्राइस कहीं मूव नहीं कर पाया, ना ऊपर गया नीचे गया, सिर्फ साइडवेज हो गया, जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया प्राइस नीचे गया। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी बोलते हैं इसे, वीसीपी पैटर्न। सो इसको मैं, ये एक एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, ये पुरानी स्लाइड है, तो पुराने चार्ट्स में और एग्जांपल लास्ट में ऐड कर रहे हैं। सो इसका लॉजिक ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन बनता है, पीनट हम बोल सकते हैं बट पीनट नहीं होता है ये, मतलब इसमें कंसोलिडेशन ज्यादा टाइम के लिए होता है और ज्यादा ऐसी वेव्स बनती है। सो यू कैन सी कि एक यहाँ मूवमेंट आया था बड़ा, फिर प्राइस नीचे आया,
थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और छोटा मूवमेंट हो गया, और फिर जब फाइनली जब ब्रेकआउट आया तो लाइक फिर अच्छा मूव आया था। तो जैसे यहाँ येलो तुम देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, फिर धीरे धीरे एक रेंज में बंद होते जा रहा है, धीरे धीरे उसकी जो रेंज है मूवमेंट की, वो मूवमेंट कम होते जा रहा है। सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है सारे बेसिक्स जो भी है। हम नाउ अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लो। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, सो उनको मे बी डाउट्स होगा। या सो टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स, पर्सनली मैं अब इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, क्योंकि जो इंडिकेटर्स का बेसिक लॉजिक क्या है, इंडिकेटर्स बनते कैसे हैं, वो कुछ अलग से कुछ दिखा नहीं रहे। वो यूज करते प्राइसेस, जो चार्ट पे प्राइस दिख रही है उसी को यूज करके वो इंडिकेटर्स बनाते हैं, मतलब उसी को थोड़ा बेटर में प्रेजेंट करते हैं। मतलब बिगिनर्स तो समझ नहीं सकते कि इस प्राइस का या फिर जो चार्ट पे दिख रहा है उसका मतलब क्या है। सो फॉर द बिगिनिंग मैंने भी यूज करे, पर नाउ आई कैन जस्ट रीड चार्ट्स की, मुझे समझ जाता हूँ कि लाइक क्या उसमें है। फिर भी आई विल टेल यू सम गुड इंडिकेटर्स जो तुम यूज कर सकते हो। पहले कवर कर लेते जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होता है। सो मूविंग एवरेजेस इट्स लाइक अ मीन जो होता है हमारा मीन प्राइस होता है। सो डिफरेंट पीरियड्स का हो सकता है कि मे बी हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं 5 डेज का, 10 डेज का, 200 डेज का, सब वो कोई वो भी यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा टाइम का मूविंग एवरेज होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टेटिस्टिक्स में एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होता है कि जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मीन पे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आएंगे। इफ यू गाइस नो स्टैटिस्टिक्स में एक लॉ होता है, तो सेम लॉजिक इसमें यूज होता है कि प्राइस मीन पे रिएक्ट करेगा जब भी मीन पे प्राइस आएगा। सो या अब देन देयर इज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो नॉर्मल हम कैलकुलेट करते हैं सबका एवरेज लेके, देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लॉजिक ये है कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जो लेटेस्ट प्राइसेस है उसको हम वेट ज्यादा देते हैं इंस्टेड ऑफ पुराना सबको इक्वली देना। तो लाइक ये ज्यादा फास्टली चेंज होता है और ज्यादा एक्यूरेट में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यू प्राइसेस उनको वेट ज्यादा रहता है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये सब उस पर मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू पे, अभी बता भी दूंगा मैं कैसे लगाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेज कि हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं। सो इसमें हमें तुम्हें दिख रहा है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, मतलब लास्ट 50 डेज में जो भी प्राइस था उसका मीन है। तो जैसे अगर आज का डे क्लोज हो जाएगा तो जो लास्ट डे जो मतलब ओल्डेस्ट डे है उसको अपन हटा देंगे और आज की नई प्राइस को उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे रोलिंग बेसिस पे हर दिन पे प्राइस मूविंग एवरेज चेंज होते जाएगा। तो एक सिंपल लॉजिक हम ये देख सकते हैं कि जब भी मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करेगा, मतलब उसको कट करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वी कैन सेल और बाय अकॉर्डिंगली। और जो जितना बड़ा मूविंग एवरेज होगा उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते पीपल 200 मूविंग एवरेज, मतलब 200 दिन का। तो 200 दिन में मतलब जनरली ऐसा यूज करते कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज पे आया वहां उसने सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया। सो यू कैन सी प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया। लेट मी शो यू ऑन निफ्टी। पहले कवर कर लेते फिर एक बार लास्ट में मैं तुम्हें सारे ट्रेडिंग मतलब इंडिकेटर्स में बता दूंगा ट्रेडिंग व्यू पे क्या एप्लीकेशन है। सेम एक और तुम एप्लीकेशन यूज करते हो क्रॉस ओवर करके, कि जो ईएमए और एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। जब भी जैसे ईएमए फास्ट होता है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है और वो एसएमए को अगर अपसाइड क्रॉस किया है, जैसे यहाँ पे अपसाइड क्रॉस किया, जो ब्लैक वाला है वो ईएमए है और जो पिंक वाला है दिस इज एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। तो जैसे क्रॉस किया है हम लाइक वी नो कि अब ट्रेंड इज चेंजिंग टुवर्ड्स बाय और लाइक bullish, so we will open our positions in the long. You can see ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। चार्ट बताऊंगा ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे तुम एक पेयर देख सकते हो डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स का, कि अगर शॉर्ट टर्म में तुम्हें करना है तो 9 और 21 डेज का यूज कर सकते हो, 25-50 डेज का, फिर 50-100-100-200 डिपेंडिंग ऑन तुम कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म में तुम्हें जाना है, कितना तुम लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। देन द मोस्ट फेमस इंडिकेटर आरएसआई, तुमने अगर सुना हो तुम्हें पता होगा तो बेसिकली आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये बताता है कि जो अभी मोमेंटम चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो एग्जॉशन हो रहा है मोमेंटम में या फिर वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो इसका कैलकुलेशन वी कैन अवॉइड, मतलब
इग्नोर कर सकते हो, सब मिल जाएगा कैलकुलेट होके। सो इसका लॉजिक ये होता है कि जब अगर उसकी RSI की जो वैल्यू है, इंडेक्स की जो वैल्यू है, वो 0 से 20 के बीच में है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा सोल्ड हो चुका है, ओवर सोल्ड हो चुका है मतलब। और ओवर सोल्ड मतलब हो गया कि प्राइस इतना ज्यादा गिर गया है और अब और गिरने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। मैं जो बोल रहा हूँ डोंट वर्क ऑन पार, की मैं बोल रहा हूँ तो इतना इजी है कि बस ऐसे बाय सेल कर लो, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। हमें बहुत सारी चीजें साथ में कॉन्फ्लुएंस में काम करना होगा, जब जाके ये सब चीजें काम करती है। सेम कि अगर जब RSI की वैल्यू 80 to 100 के बीच में होगी, तो दिस मीन्स कि ओवर ओवरबॉट जोन में, मतलब प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है अब और इसमें मोमेंटम दिख नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू RSI। तो तब वहां पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, फिर एग्जिट कर सकते हैं। लाइक दिस इज एग्जाम्पल, यहाँ पे RSI 28 था, प्राइस गिर रहा था, और यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब उसमें मोमेंटम नहीं बचा। मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मोमेंटम जो खत्म हो गया, मतलब 2026 बहुत मोमेंटम बहुत कम हो गया, लाइक वी कैन मे बी बाय हियर। सो फिर प्राइस इतना ऊपर गया, फिर जैसे RSI 81 चला गया, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर गया है, अब उसे एक रिवर्सल लेना होगा या फिर एक पुल बैक लेना होगा। तो यहाँ पे मे बी हम एग्जिट कर सकते थे इस पोजीशन को, जब RSI 81 गया, 26 से 81 हो गया। देन देर इज बॉलिंजर बैंड्स, ये भी बहुत अच्छा है, इट्स यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सिंपली पहले मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है 20 डेज का, फिर उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करते हैं ऑफ +2 एंड -2। सो टू, तो हमें उससे एक बैंड बन जाता है, जैसे एक बैंड हो गया, तो बीच में जो है वो हम मूविंग एवरेज है, और ऊपर जो नीचे लाइन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन +2 -2 है। सो वही लॉजिक है यहाँ पे भी, स्टैटिस्टिक्स का हम अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्राइस जाता है तो उसे वापस मीन पे आना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्राइस नहीं ज्यादा देर रह सकता है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मीन पे चीजें आती है जब जैसे जैसे प्राइसेस ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे पास, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो जैसे ही प्राइस ऊपर गया, बॉलिंजर बैंड को टच करता है, प्राइस वापस रेंज में आने की ट्राई करता है। वैसे ही जैसे ऊपर गया, नीचे आने की ट्राई कर रहा है, और दिस इज लाइक रोलिंग बेसिस। तो वो हर नई कैंडल के साथ बैंड्स हमारे चेंज होते जाते हैं टू अडॉप्ट टू द न्यू प्राइसेस। जैसे 20 डेज का यूज कर रहे हैं, 20 डेज के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा। देन दिस इज एवरेज ट्रू रेंज, ये इंडिकेटर लाइक बहुत अच्छा है तुम्हें टू प्रिडिक्ट कि मार्केट में कितना मूव आ सकता है, नॉट द डायरेक्शन बट कितने साइज का मूव आ सकता है। सो ये क्या कैलकुलेट करता है, सो इसमें तुम्हें वैल्यू आएगी कि जैसे 50 आ रही है, 40 आ रही है, 20 आ रही है, जो भी वैल्यू दिख रही है, उसका मतलब ये है कि प्राइस इस मूवमेंट से इतना, जैसे प्राइस फॉर लेट्स सपोज 100 प्राइस है एंड ATR इज शोइंग वैल्यू ऑफ 50। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस 150 ऊपर या 150 नीचे मूव कर सकता है। दिस इज शोज एवरेज ट्रू रेंज की, मतलब कितनी रेंज हो सकती है मार्केट की। ये भी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस का होता है, जैसे 14 डेज का तुम देख रहे हो अभी, तो लाइक जो पास्ट 14 कैंडल्स थी उसके बेसिस पे बता रहा है वो। इसको हम 15 कर सकते, 20 कर सकते हैं, पर जनरली 14 यूज करते हैं। या देन नेक्स्ट इज सुपर ट्रेंड। सो सुपर ट्रेंड भी ATR ही यूज करता है। इट्स लाइक अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है मार्केट में क्या करना है, दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो ये ATR यूज करके तुम्हें डायरेक्शन बताता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो अगर रेड दिख रहा है हमें, जैसे यहाँ पे रेड है, तो मतलब लाइक वी आर इन बियरिश ट्रेंड। अगर ग्रीन दिख रहा है तो वी आर इन बुलिश ट्रेंड। बट इट नॉट वर्क दैट वेल, बट हम टू गेट अ गॉज टू, मतलब कि क्या चल रहा है मार्केट में, कि हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा होता है, क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या मार्केट में चल रहा है। ऐसे मैंने पहले कहा कि हमें बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लुएंस में काम करना होगा, सिर्फ हम एक चीज को देख के नहीं कर सकते। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, इंडिकेटर देखने होंगे, मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, मैक्रो डेटा क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, सब चीजें देख के फिर हमें ट्रेड लेनी होती है। देन द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कोई भी इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर होता है यूज करता है, दिस इज लाइक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज बट विद वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होता है उसके अकॉर्डिंग हर प्राइस को वेट मिलता है, कि जब फर्स्ट में इतनी प्राइस थी तो जब कितना वॉल्यूम था, फिर बाद में कितनी थी तो जब ज्यादा वॉल्यूम था तो उस प्राइस को ज्यादा वेटेज मिलेगा। सो ये और जस्टिफाई करता है, जो एक हमें जो मूविंग एवरेज मिलता है उसको जस्टिफाई करता है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे यूज करते हैं टू गॉज की क्या चल रहा है मार्केट में, किस वॉल्यूम पे कितनी मूवमेंट आई है। सो अच्छा काम करता है, पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ जब इंट्राडे में होता है। सो इसका बेसिक यही लॉजिक है कि अगर प्राइस वीवैप को क्रॉस करता है तो हम वी कैन बाय, और जब उसको नीचे क्रॉस करते हैं तो वी कैन सेल। और इट कैन ऑल्सो वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि वहां से वो, जैसे यहाँ से उसने सपोर्ट ले लिया था, यहाँ उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया प्राइस,
सेम पर जैसे यहाँ पे वो ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द डे में जब इतनी वॉल्यूम में इतना प्राइजेस नहीं थी कि हम डिटरमाइन कर सके कि सही एक्यूरेट व्यू ऐप क्या है, क्योंकि ये हर डे रीसेट हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि रीसेट हो गया वो, थोड़ा प्राइस जब थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी प्राइस आई तो वी गेट द एक्यूरेट मोर एक्यूरेट व्यू ऐप ऑन द चार्ट। या अब इसके बाद में थोड़े पर्सनल इंडिकेटर्स जो मैं बताऊंगा कि जो तुम ट्रेडिंग में लगा सकते हो। अभी तक जो थे वो बेसिक्स, मतलब बेसिक इंडिकेटर्स है जो कहीं भी तुम्हें पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनली आई क्या, मतलब मैं क्या यूज करता हूँ और तुम क्या यूज कर सकते हो। अभी तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। अब जैसे ये देखो कितना लाइक अभी हम देख रहे थे, हम जब हमने पहले देखा था कैंडल समझने के लिए कि क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम कहीं देख रहे थे, यारी कैंडल देख रहे थे 1 मिनट की। देख सकते हो यहाँ पे हम कहीं थे, अब इतना प्राइस, वेट अ सेकंड, हाँ सो यहाँ कहीं हम देख रहे थे प्राइस इतनी सारी कैंडल्स बन गई क्योंकि 1 मिनट पे देख रहे थे। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। सो जब प्राइस अभी रिसेंटली हम लाइव एग्जांपल ही देख रहे हैं, तो जैसे प्राइस इतना नीचे गिरा, यहाँ से उसने इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इनगल्फिंग है कि जितना बड़ी रेड कैंडल बनी थी उतनी उसने पूरी इनगल्फ कर ली है। और फिर जैसे इंगल्फ हुई है वैसे प्राइस देखो इतना ऊपर चला गया। तो लाइक दिस इज द लाइव एप्लीकेशन ऑफ जो हमने अभी पढ़ा, उसका लाइव एप्लीकेशन देख सकते हो अभी बिटकॉइन में। सो या अब बैक टू द टॉपिक, लेट्स ओपन HDFC। इंडिकेटर में जाके यू विल जस्ट टाइप वॉल्यूम, तो तुम्हें वॉल्यूम वाला मिल जाएगा। यू कैन सी दिस वॉल्यूम वाला, तो ये वॉल्यूम लगाओगे तो उससे तुम्हें नीचे वॉल्यूम्स मिल जाएगी कि क्या वॉल्यूम है प्राइस की और स्टॉक की पर कैंडल की, उस कैंडल में कितनी वॉल्यूम थी। या उसके बाद फर्स्ट इंडिकेटर जो यू कैन यूज एज अ लिक्विडिटी स्विंग्स बाय लक्स एल्गो। लिक्विडिटी स्विंग्स बाय, यू कैन जस्ट सर्च हियर, उसके बाद उसको फेवरेट कर लेना। जैसे लिक्विडिटी अगर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे, तो मैंने फेवरेट कर रखा है, तो फेवरेट जाएगा तो यहाँ तुम्हें वो सारे इंडिकेटर फेवरेट में आ जाएंगे। सो व्हाट दिस इंडिकेटर डू, तो ये ना मार्क कर देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, कि कहाँ से लिक्विडिटी मिली थी प्राइस को। लाइक इट वर्क्स गुड। तुम अगर स्टार्टिंग में तुम्हें इतना तुम चार्ट्स को नहीं पढ़ पा, तुम समझ सकते हो। जैसे यहाँ ऊपर उसने बना रखा है रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से गिरा है, जो सपोर्ट था तो यहाँ 2 बार सपोर्ट लिया है और वहीं से प्राइस सपोर्ट वापस आया है। मे बी अगर जब नेक्स्ट कुछ ब्रेक होगा तो ये इंडिकेटर विल चेंज, वो नई लाइंस ड्रॉ कर देगा। देन नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SR ब्रेक्स एंड रीटेस्ट। मैं एक बार इनके नाम स्लाइड्स में भी है पर अभी लेट अंडरस्टैंड। सो दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम। सो हम देख रहे हो, तुम हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन सबको चीजों को मिक्स करके हम थोड़ा एडवांस बना रहे हैं टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ विन। क्योंकि बेसिक्स चीजें सबको पता है तो मार्केट है बिकन एफिशिएंट, तो मार्केट अब उस पर काम नहीं करते। सो जैसे ये जो इंडिकेटर है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम, तो यू कैन सी, वेट अ सेकंड इसको हटाने दो। तो यू कैन सी कि यहाँ पे है ना, पहले ये बॉक्स था जो रेजिस्टेंस था, और जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे एक सिग्नल आ गया कि ब्रेक रेस, मतलब ब्रेक रेजिस्टेंस। मतलब इतना वॉल्यूम वाला जो रेजिस्टेंस था, इतना ज्यादा सप्लाई थी, इतने वॉल्यूम या वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है, वो उसने ब्रेक करके ऊपर प्राइसिंग क्लोज हो गई। मतलब नाउ वी आर इन बुलिश ट्रेंड, देख सकते हो बुलिश। वैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी प्राइस ने ऊपर क्लोज किया पर वी फेल्ड, पर यहाँ पे फेल हो गया, प्राइस नीचे आ गया, तो यहाँ उसने फिर एक नया रेजिस्टेंस बना दिया ऊपर। वैसे ही ऐसे तुम देख सकते हो पीछे जाके, इसमें तुम्हें डिफरेंट चीजें मिल जाएगी। पर्सनली आई एम यूजिंग 10 लुकिंग, जैसे सेटिंग्स में जाके यहाँ ऊपर सेटिंग्स में गया मैं, और यहाँ पे लुक बैक पीरियड में 10 यूज कर रहा हूँ। तुम्हें डिफॉल्ट 20 मिल सकता है मे बी, पर मैं आई एम यूजिंग 10। देन नेक्स्ट इंडिकेटर वी हैव टारगेट ट्रेंड करके। सो लाइक अगेन इज फॉर बिगनर्स की जिसे आइडिया नहीं है व्हाट्स द ट्रेंड इन मार्केट। सो दिस विल गिव यू एवरीथिंग कि कहाँ पे एंट्री एग्जिट करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। यू कैन सी इसने यहाँ पे सेल करने का सिग्नल दिया है, ये दिस थिंग यू कैन सी दिस इज द प्राइस फॉर सेलिंग,
दिस इज स्टॉप लॉस, मतलब अगर प्राइस यहाँ पे आ गया ऊपर वापस तो वी विल एग्जिट द ट्रेड। फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकंड, थर्ड, बट वही बात है कि इतना इजी नहीं होता वर्क करना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अर्निंग, यहाँ देख सकते हो तुम, अर्निंग आई है इसकी नेगेटिव, थोड़ी बहुत सरप्राइज आया है। सो इसलिए यूज दिस इंडिकेटर्स विद कॉन्फिडेंस, डिफरेंट चीजों के साथ यूज करो, नॉट सिंगल। जैसे सपोर्ट इंडिकेशन के साथ यूज करो, तुमने लिक्विडिटी वाला इंडिकेटर लगाया उसके साथ यूज करो। देन नेक्स्ट इज द एटीआर थिंग, जो हम देख रहे थे कि एटीआर क्या होता है। तो दिस इज द एटीआर, व्हाट इज कैलकुलेटिंग कि जैसे एटीआर, दिस इज एटीआर 0 जो ग्रे लाइन है, दिस इज एटीआर 1, 2 एंड सेम -1, -2। तो ये एक रेंज मिल गई हमें कि मोस्ट प्रोबेबली ये मूव कर सकता है टू द एटीआर 1, और वैसे ही हुआ, जैसे उसने एटीआर 1 तक गया और फिर डे क्लोज हो गया। मे बी इट कैन गो टिल 2, पर 2 के बाद हमें लगता है कि लाइक मे बी अब और ज्यादा मूव नहीं करेगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड, हम उस अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि कितना टारगेट होना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेंज। तो दिस टेल अस द रेंज ऑफ कि क्या रेंज हो सकती है उस प्राइस की अकॉर्डिंग टू द एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। इसका नाम है एटीआर रेंज प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव वीसीपी स्विंग इंडिकेटर। सो दिस इज फॉर लाइक स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता हूँ बहुत ज्यादा। सो बेसिकली क्या करता है, यहाँ साइड में एक डैशबोर्ड दे देता है, तो मैं दिख रहा होगा। सो लाइक इट्स गिव मी फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्टॉक्स यहीं पे, मुझे बार बार स्विच नहीं करना है। मैं गूगल पे जा रहा हूँ, कोई स्क्रीनर पे जा रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, यहाँ मुझे ईपीएस दिख गया, सेल्स दिख गया, मुझे आरओई दिख गया, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। सो लाइक मैं फटाफट स्कैन कर सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक क्या है। और इसी पे तुम्हें ईएमए वगैरह भी लग सकता है। जैसे मैंने ईएमए अभी 10 और 20 लगा रखा है, तो यू कैन सी कि वहां सपोर्ट लेता है वो ईएमए से, वापस प्राइस ऊपर जाती है। जैसे पहले प्राइस ईएमए के नीचे था, यहाँ तो साइड में मार्केट का कंसोलिडेशन था, लाइक यहाँ पे तो ट्रैप करता मार्केट, पर पहले प्राइस नीचे था, फिर ऊपर आया प्राइस, और तो वी आर इन ट्रेंड राइट नाउ। अभी फिर उसने नीचे क्लोज दे दिया है, ईएमए के नीचे क्लोज दे दिया है। सो लाइक वी कैन से मे बी वी आर इन अ बेयरिश ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ईएमए। पर ईएमए को एंट्री के लिए यूज नहीं करता हूँ, आई यूज फॉर ट्रेलिंग पर्पसेस। और ट्रेलिंग क्या होता है वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन, जब हम स्टडीज के बारे में बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर इंडिकेटर्स, तो देर इज वन मोर इंडिकेटर, नेम इज ट्रेंड मीटर, ईएमए ट्रेंड मीटर। सो ये हमें ट्रेंड का मीटर बताता है कि जब ये तीनों लाइन रेड हो जाती है तो मतलब डेफिनेटली वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, जब तीनों ग्रीन हो जाती है तो वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड। सो एक इंडिकेटर ये भी है, तुम ये भी यूज कर सकते हो। देन ये एक इंडिकेटर है 12-in-1 इंडिकेटर। सो 12-in-1 का मतलब क्या है कि इसमें मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, उन सबको इंक्लूड करके वो एक समय पे तुम्हें सारे सिग्नल दिखा देगा। तो यू कैन सी कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडिकेटर्स अभी इसका सिग्नल क्या है। जो ग्रीन दिख रहा है मतलब वी आर इन बुलिश, थोड़ा बहुत रेड हो गया है, थोड़ा बहुत ग्रीन है, मतलब वी आर इन कंफ्यूजन, मतलब कि हाँ जो हमें दिख रहा है चार्ट पे कि लाइक पूरा प्राइस नीचे भी नहीं आया, पर मे बी यहाँ से रिवर्स हो सकता है, पुल हो सकता है। तो लाइक हम देख सकते हैं इंडिकेटर्स में भी थोड़े बहुत रेड है, थोड़े बहुत ग्रीन है, पर इससे पहले यहाँ सारे ग्रीन हो गए थे। डेफिनेटली वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। दिस वाज वन इंडिकेटर। उसके बाद और एक इंडिकेटर और है लास्ट, विच इज सीवीडी। सो सीवीडी क्या है, तुम सीवीडी इज लाइक वॉल्यूम को एक बेटर तरीके से देखने के लिए, क्योंकि जो तुम वॉल्यूम का तुम कलर देख रहे हो नॉर्मल वॉल्यूम, पहले अभी सीवीडी में देखो ऊपर की जो वॉल्यूम, नॉर्मल जो वॉल्यूम इंडिकेटर है उसमें तुम्हें रेड ग्रीन कलर दिख रहे होंगे, उसका मतलब कुछ नहीं है। वो कैंडल का कलर रेड है तो वॉल्यूम को उसने रेड कर दिया। देर इज नथिंग लाइक अगर रेड रेड कैंडल है मतलब मार्केट में सेलिंग हुई है या फिर बाइंग हुई। वॉल्यूम बाइंग सेलिंग, हमेशा बाइंग सेलिंग के बाद ही वॉल्यूम का जनरेट होता है। तो कलर सिर्फ ये तो सिर्फ इसलिए दिखा देता है कि जो कलर पर हमें वही लॉजिक यूज करना है कि प्राइस बढ़ रहा है विद वॉल्यूम, देन दिस इज अ गुड थिंग। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे यहाँ वॉल्यूम कितना जंप हुआ, ये बार देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना बड़ा था और प्राइस भी बड़ा है। डेफिनेटली मतलब कि यहाँ बड़े लोगों ने बाइंग करी है, यहाँ मे बी वी कैन बाय, क्योंकि पहले भी जो यहाँ रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है, मे बी यहाँ हम बाय कर लेते हैं। वैसे यहाँ प्राइस गिरा है, यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ा है, बट स्टिल यहाँ पे अगर हम सेल करते तो हम फंस सकते थे, क्योंकि फिर आगे जाके वापस बाइंग आई है। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब प्राइस गिरा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक सिग्नल है कि यहाँ पे बियरिश
मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। टॉकिंग अबाउट जो सीवीडी इंडिकेटर की बात कर रहा था, तो स्टॉक मतलब ये हमें और ज्यादा बेटर व्यू दिखाता है वॉल्यूम्स का। दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बार है, पर ये एक रेड ग्रीन दिखाता है, और दिस रेड ग्रीन रियली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। जब भी तुम्हें ग्रीन बार्स दिख रहे बड़े बड़े, मतलब बाइंग हुई है, और जब रेड रेड बार्स दिख रहे हैं मतलब सेलिंग हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें चार्ट पे बड़ी सेलिंग वाली बार, बड़ा सेल का वॉल्यूम दिख रहा है, पर जब हम सीवीडी देखेंगे तो सीवीडी में देखो कैंडलस्टिक ही है, सीवीडी भी कैंडलस्टिक ही है। देखो सेल हुआ था, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग का हुई वापस ऑलमोस्ट जीरो पे क्लोजिंग हुई। मतलब मे बी दिस वॉल्यूम, दिस सेलिंग वॉल्यूम, मे बी इट कैन बी फेक। तो देखो सीवीडी ने और वॉल्यूम को और ब्रेक डाउन कर दिया, और उसको डिटेल में और एडवांस में बताया हमें कि ये जो इतनी बड़ी सेलिंग और या वॉल्यूम आई है वो एक तरीके से फेक हो सकती है। तो तुम देख रहे हो कि मतलब कि जितना तुम एडवांस में जाओगे, जितना तुम चीजों को इंक्लूड करोगे, उतना तुम्हें कंफर्मेशन उतनी चीजें पता चलेगी। दिस वॉज द लास्ट इंडिकेटर। जो मतलब इंडिकेटर तो बहुत सारे, तुम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके, कम्युनिटी में जाके या यहाँ पे ये टॉप में ट्रेडिंग में ट्रेंडिंग वगैरह, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स है। तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, लगा लगा के देख सकते हो कि किससे क्या समझ आ रहा है मुझे। दे आर मैनी थिंग्स। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट्स हो, किसी कोई कंफ्यूजन हो इंडिकेटर से रिलेटेड? नेम्स मैं स्लाइड में एक बार दिखा दूंगा, और मिल भी जाएगी स्लाइड, तो तुम उसको फेवरेट कर लेना बाद में। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो वही इंडिकेटर्स है यहाँ पे जो लग रहे हैं, जो मैंने दिखाए थे, जैसे 10 in 1 वाला इंडिकेटर हो गया, ये टारगेट ट्रेंड वाला, ईएमए ट्रेंड मीटर। उसके सेटिंग्स भी है, तुम्हें सेटिंग्स चेंज करनी हो मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो भी अवेलेबल है। देन दिस सीवीडी वाला जो मैंने बताया था कि वॉल्यूम को और थोड़ा ब्रेक डाउन करके हम देख सकते हैं कि और क्या बेटर है। दिस इज द सी बीसीपी स्विंग वाला, जिसमें फंडामेंटल्स हमें यहीं चार्ट पे मिल जाते हैं। दिस इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस विद वॉल्यूम वाला जो देखा था हमने। वन मोर थिंग जो हमारी रह गई है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज करके एक होता है। वेट, वो भी मुझे दिखा देना चाहिए एक बार। लेट मी जस्ट शेयर माय होल स्क्रीन। या सो यहाँ पे जो तुम जाओगे जब लेफ्ट बार में, फोर्थ फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे जो है प्रोजेक्शंस वाला सेक्शन, उसमें तुम्हें वॉल्यूम बेस्ड प्रोजेक्शन में एक मिलेगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। दिस इज रियली यूजफुल, ये वॉल्यूम को और ब्रेक डाउन करता है। हमने पहले दो चीज बार देख ली हमने, वॉल्यूम का एक और यूज है। सो व्हाट इज दिस कि मतलब ये एक फिक्स्ड रेंज में हमें वॉल्यूम को एनालाइज करके एक प्राइस देता है कि सबसे ज्यादा किस प्राइस पे वॉल्यूम था, और ट्रेडिंग किस वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुई। तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ सबसे ज्यादा प्राइस की एक बाइंग हुई थी, और हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक बार, उसको क्लिक करने के बाद देन आई विल जस्ट ड्रैग माई माउस, और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उस पर आके क्लिक कर दूंगा। तो यू कैन सी एक मुझे ग्राफ सा दिख रहा है, हिस्टोग्राम। तो एक लाइन दिख रही है बीच में व्हाइट वाली, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे ज्यादा जब प्राइस इस लेवल पे था इस पूरे पीरियड में, तो जब प्राइस यहाँ पे था सबसे ज्यादा बाइंग इस जगह पे हुई है, बाइंग या सेलिंग वॉट एवर। सो जब भी प्राइस इसको ऊपर या नीचे क्रॉस करेगा, तो लाइक इट विल बी अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस कि हाँ अब यहाँ हमें कुछ सोचना चाहिए कि इतने ज्यादा वॉल्यूम से बाइंग होने के बाद भी उस लेवल को क्रॉस कर दिया है प्राइस ने, तो वी कैन थिंक ऑफ। तो एक ये था लास्ट। देन मूविंग अहेड, नाउ द थिंग कम्स कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए कि हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, फिर छोटे पे आ रहे हैं, फिर छोटे पे आ रहे हैं।
जिससे हम किसी के अगेंस्ट ना जाए, कि पता चले हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं हमारे ओवरऑल ट्रेंड को, हम अपोजिट ट्रेड ले लें या गलत ट्रेड ले लें। लेट मी, कोई भी एक स्टॉक का नाम बताओ, अभी लाइव हम उसका एनालाइज करेंगे टॉप टू डाउन। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे पे, कोई भी स्टॉक का कोई किसी का कोई फेवरेट हो, कोई कुछ दिख रहा हो। गोल्ड स्टॉक पे फोकस करते हैं अभी, कमोडिटीज पे नहीं जाते, स्टॉक पे। Transformers and Rectifiers India Limited. सॉरी, क्या नाम बताया? Transformers and Rectifiers India Limited. TARIL. हाँ ये वाला है। अरे ये तो अलग ही, ये तो बहुत इलिक्विड है, तो बहुत छोटा स्टॉक लग रहा है। दिस इज लाइक पेनी स्टॉक्स, मतलब जो बोल सकते हैं हम, प्राइस इतना पेनी नहीं है बट बहुत इलिक्विड है। ठीक है, इसको कर सकते हैं, पर इसमें इतना कुछ लर्निंग नहीं मिलेगा। कोई और स्टॉक बताओ। बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग्स, बजाज, सॉरी, हाँ कोई सब देख सकते हैं। पहले अब यही देख लेते हैं बजाज का। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 वीक पे। तो 1 वीक पे आया मैं, यू कैन सी कि 1 वीक पे प्राइस, मतलब जो एक कैंडल 1 वीक की है, सो प्राइस पूरा अच्छा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे था। फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आया, उसने यहाँ से कैसे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। सो वी कैन, यहाँ पे देखो इम्बैलेंस भी है। इफ यू रिमेंबर मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट इम्बैलेंस क्या होता है, यू कैन सी ये कैंडल एक इम्बैलेंस कैंडल है, सो यहीं सपोर्ट लिया उसने। सो हम क्या करेंगे कि 1 वीक पे हम मार्क कर लेंगे लेवल्स। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, दिस लेवल हमें लग रहा है कि यहाँ इम्बैलेंस भी है प्लस सपोर्ट भी है। सो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर लिया, सो फ्यूचर रेफरेंस में बार बार पीछे ना आना पड़े। 1 वीक हो गया हमारा, एक बार हमने एक एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। हमारा रेजिस्टेंस अभी ये वाला है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है वो, दिस इज अ रेजिस्टेंस। और एक और रेजिस्टेंस जो हमारा ऑल टाइम हाई है हमारा, दिस इज द रेजिस्टेंस। और एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं कि अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इम्बैलेंस कैंडल हमारी ये वाली है, और यहाँ पे सपोर्ट्स भी है, यहाँ पहले सपोर्ट भी था। सो लाइक दिस विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर द प्राइस, इम्बैलेंस प्लस नॉर्मल सपोर्ट। सो हमने 1 वीक पे हमारा एनालिसिस कर लिया। अब हम जाएंगे 1 डे पे। हम आ गए 1 डे पे। अब हम इसको रिफाइन करते हुए चलेंगे, हमने जो मार्क किया है उसको रिफाइन करेंगे। हम देखते हैं हमने जो चीजें मार्क करी थी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्या। सो वी कैन सी कि हाँ रेजिस्टेंस थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, हमने टाइम फ्रेम थोड़ा गलत लगाया है, तो ये थोड़ा ऊपर कर दिया हमने। सपोर्ट इज गुड, नीचे वाला सपोर्ट भी गुड है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। एक रीसेंट यहाँ पे हो सकता है पर वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अब 1 डे पे हमारा हो गया। अब हम मे बी 4 आवर्स पे देखते हैं कि हमें और कुछ रिफाइन करने की नीड है क्या। तो पुराना तो हमारा सब रेजिस्टेंस सही है, ये रेजिस्टेंस भी सही है, यहाँ पे भी सही है। हम धीरे धीरे अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते जा रहे हैं। तो वी कैन सी कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है प्राइस के लिए। यहाँ प्राइस 2 बार कोशिश करी जाने की पर प्राइस नहीं आ पाया ऊपर। तो और यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा था। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, एक लेवल ड्रॉ कर दी। सो 4 आवर पे डन हो गया। अब हम 30 मिनट्स पे आ सकते हैं। हम 30 मिनट्स पे आए। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे इज इनफ, पर जैसे फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स उनके लिए 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, इतना तुम्हें नीचे आ सकते हो। तो 30 मिनट्स पे आए। 30 मिनट्स पे भी हमें कोई रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लुक्स एवरीथिंग फाइन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है पर इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब लेट्स गो इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए भी यही है। तो दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा, कि हम, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, रेड कैंडल मतलब बियरिश इम्बैलेंस है। वेट, ये वाली जो कैंडल है ये बियरिश इम्बैलेंस है। आई नो इम्बैलेंस, मैंने इम्बैलेंस अच्छे समझाया नहीं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल अगर यू गॉट द
जस्ट कि क्या होता है इम्बैलेंस, मतलब एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए जहां पे लिक्विडिटी टैप नहीं हो पाई है, जहां पे लिक्विडिटी मतलब मार्केट पूरा वहां पे अच्छे से रुक नहीं पाया, बहुत फास्ट मूव किया था उस जगह से मार्केट, दैट वी कॉल इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया मार्केट, वहां पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो दिस इज द एनालिसिस, मतलब 15 मिनट पे आ गए। सो हम बाय का ट्राई करेंगे इसके ऊपर, और हमारा टारगेट होगा ये, सेम फॉर गोस फॉर सपोर्ट, जब अगर नीचे प्राइस ब्रेक करता है इसके सपोर्ट के तो वी विल शॉर्ट। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई एंट्री नहीं मिल रही, तो लाइक वी विल वेट कि क्या हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू डू टॉप डाउन अप्रोच। अब हम सिर्फ लॉन्ग टर्म में, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सो वी आर इन कंफ्यूजन कि बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि एक फॉल तो आया है पर हम कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। सो हम दोनों ट्रेड देखेंगे कि अगर नीचे ब्रेक होता है तो शॉर्ट, ऊपर होता है तो हम बाय करेंगे। पर अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें हमारे पास कंफर्मेशन नहीं किया है तो बुलिश ही है, तो वी विल ओनली लुक फॉर बाई ट्रेड्स, हम उसको शॉर्टिंग नहीं कर सकते। वो इट विल बी लाइक रॉन्ग कि हाँ हमारा जो लॉन्ग टर्म है उसके हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम मे बी वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। सो आई होप समझ आया हो कि कैसे तुम्हें रिफाइन करनी है, कैसे तुम्हें टॉप डाउन अप्रोच से एनालिसिस करना है। तो मेरा पूरा एनालिसिस कंप्लीट है। मुझे इसको कल मैं वापस आऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस प्राइस कहाँ पे जा रहा है, लेवल्स, मुझे लेवल्स देखनी है। मे बी इट फील थोड़ा तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने इतनी जल्दी मार्क कर दिया, तुम्हें समझ मे बी ना आए स्टार्ट में, तो विद द एक्सपीरियंस यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो जो हमने इंडिकेटर्स लगाए थे, तो लिक्विडिटी वाला लगा सकते हो। तो उसने बहुत सारे यहाँ मार्क कर दिए लेवल्स की ये ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद हम look for short या sell. Same goes with support and resistance breaks and retest. तो यहाँ पे ये बहुत सारे बन गए। तो इंडिकेटर लाइक वो कोडेड है, तो वो थोड़े मेल फंक्शन करते हैं, थोड़ा रॉन्ग चीजें दिखाएंगे। सो इन दी एंड तुम्हें जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसी से मार्क करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इंडिकेटर यूज करता ही नहीं, मुझे लाइक आई कैन सी कि चार्ट क्या बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। आई होप ये समझ आया हो कि अब लाइक मे बी तुम कर सकते हो किसी स्टॉक का। किसी को डाउट हो इसी चार्ट में, किसी को कोई समझ नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है या फिर यहाँ क्यों नहीं लगाया है, सो पूछ सकते हो। और शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस, किसी को डाउट है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो समझ गए हो तुम ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, कैसे मार्क्स करनी है, लेवल जो की लेवल्स होती है उसको मार्क कैसे करना है। देन टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, एक तुम्हें कंप्लीट एक अगर मैं प्लान देता हूँ, तुम्हें अगर ट्रेडिंग आज से स्टार्ट करनी है, कल से स्टार्ट करनी है, तो तुम कैसे कर सकते हो। पर्सनली मैं भी अराउंड समथिंग ये यूज करता हूँ फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। सो सबसे पहले तुम्हें एक ढूंढना है सेक्टर, कि सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से। निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट है तुम्हें वो देखना है, और डिफरेंट सेक्टर्स के चार्ट होते हैं, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे होते हैं। तो मैं ऐसे मैं तुम्हें एनालाइज करना है उसके चार्ट को कि जो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जो ओवरऑल मार्केट से स्ट्रेंथ जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, तुम्हें ऐसा सेक्टर फाइंड करना है। फिर उसके बाद उस सेक्टर में तुम्हें जाना है, स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो स्टॉक से सेलेक्ट करोगे जो 52 वीक से थोड़े से नीचे हो, नॉट जनरली हमें को क्या लगता है कि जो 52 वीक लो पे है उसको बाय करो यार, सस्ता मिल रहा है, पर इट्स रॉन्ग। इतना नीचे है मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ वो लगाड़ है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो 52 वीक से थोड़े से नीचे हो, 25%, 10%, जितना पास होगा 52 वीक से उतना हमें एंट्री जल्दी या अच्छी मिलेगी। देन हम फाइंड करेंगे उसमें इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स को या चार्ट पैटर्न्स को। मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि एक एक स्टेप्स कैसे करनी है। उसके बाद फिर हम एंट्री के लिए देखेंगे, उसके बाद हम एग्जिट और ट्रेलिंग कैसे करना है। सो व्हाट पर्सनली आई यूज कि हर ट्रेड में मैं 2% ऑफ माई कैपिटल आई रिस्क, कि अगर ट्रेड में हार जाता हूँ तो आई विल लूज 2% ऑफ माई कैपिटल, और मेरा टारगेट होगा 6%, कि अगर 6% मुझे मिल जाता है उस ट्रेड में आई विल एग्जिट। दिस इज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो मतलब I am risking 2% for the 6% of gain. This is my risk to reward ratio. So तुम्हें जो उसके बाद हाँ पोजीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। हम जनरली क्या करते हैं कि पहले हम बाय कर लेते कि हाँ मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। देन वी विल रियलाइज कि यार तो बहुत लॉस हो रहा है, 2% ज्यादा लॉस हो रहा है। तो पहले तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें रिस्क कितना करना है।
आई वुड से 2% इज मैक्स, और 1% करना हो 1% कर सकते हो. सो आई डिसाइडेड कि मुझे रिस्क करना है 2000 रुपीज. देन आई वेंट ऑन चार्ट. सपोज यहीं से हम देखते हैं, एक इसमें तुम्हें यहाँ मिलेगा राइट साइड में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस. सो लाइक मुझे लॉन्ग करना है बजाज होल्डिंग्स को. मैंने लॉन्ग पे क्लिक करा. फिर यहाँ पे जहां से तुम्हें बाई करना है वहां पे क्लिक करा लॉन्ग. तुम्हें एक ऐसा कुछ दिखेगा, एक दो बॉक्स दिखेंगे. तो ऊपर वाला इज माई टारगेट. सो लाइक माई टारगेट इज दिस, और माई स्टॉप लॉस विल बी, लेट्स सपोज इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे. एंड टारगेट को ऊपर कर देते हैं, इसके ऊपर कर देते हैं. So you can see यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है कि आई एम रिस्किंग 1 रुपीज फॉर 1.25 रुपीज. दिस इज शोइंग यू द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. ऑल्सो तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है तुम्हें कहाँ पे तुम्हारा टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है. सो माई एंट्री प्राइस विल बी 12,570. माई SL इज 11,726 समथिंग. सो व्हाट आई विल डू सिंपली, एक ये फॉर्मूला है कि जितना तुम्हारा कैपिटल का रिस्क करना है, तो 2000 रुपीज तुमको रिस्क करना है. 2000 डिवाइडेड बाय तुम कितना रिस्क, तुम्हारा स्टॉप लॉस का प्राइस क्या है. जैसे 500 पे तुम एंट्री कर रहे हो, 480 तुम्हारा SL है जहां पे तुम एग्जिट करोगे. अगर तुम्हारा अगेंस्ट आती है तो 20 रुपीज का रिस्क हो गया तुम्हारा पर शेयर. सो तुम 2000 रुपीज को डिवाइड कर दोगे विथ 20 रुपीज. तो तुम्हें पहले क्वांटिटी कितनी है. सो 100 शेयर आ गया, तो आई विल ट्रेड 100 शेयर. और अगर मेरा SL लग भी जाता है तो आई विल ओनली यूज 2000 रुपीज. तो मेरे को आई कैन स्लीप पीसफुली इन द नाइट कि मुझे पता है कि मेरा रिस्क कितना है. आई एम नॉट गैम्बलिंग और समथिंग, आई हैव सिस्टमैटिक रिस्क. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए मेरा रिस्क क्या है. तुम्हें ऑलवेज एक्सेप्ट करना. प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट. तुम्हारा रिस्क है ना, तुम्हें हमेशा कर लेना चाहिए एक्सेप्ट कि भाई मेरा तो लॉस ही होगा, रिस्क ले ली है मैंने. अगर प्रॉफिट होता है तो इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर रिस्क. देयर इज अ वेबसाइट कॉल शार्पली. उस पर रिलेटिव रोटेशन ग्राफ आता है एक ऐसे निफ्टी का. और तुम उसमें पेड वाला वर्जन लोगे तुम्हें और सारे सेक्टर्स दिखेंगे. बेसिकली इट शोज कि कौन सा सेक्टर अभी इंप्रूविंग है, लीडिंग है, या फिर लैगिंग है, या फिर वीकनिंग है. सो वी कैन सी कि यहाँ पे ये पुराना है, अभी का नहीं है. सो वी कैन सी कि यहाँ से IT हम देख सकते हैं कि लीडिंग से वीकनिंग में जा रहा है. सो हम ये सेक्टर डेफिनेटली अवॉइड करने वाले हैं. निफ्टी बैंक में हम मे बी ट्रेड करने का सोच सकते हैं. और FMCG देख सकते हो तुम, लैगिंग था पर वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग. सो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड. अगर तुमको इतना अच्छा नहीं आता कि तुम कैसे सेक्टर एनालाइज करो, तो यू कैन यूज दिस वेबसाइट ऑल्सो. देन सिंपल NSE वेबसाइट पे आ जाओ. मार्केट वॉच इंडेक्स से सर्च करोगे तुम बाय NSE, तो उसमें सारे सेक्टोरल इंडेक्स दिख रहे हैं, जैसे ऑटो का, फाइनेंशियल का, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक. सो एक एक करके इनके चार्ट्स करो ट्रेडिंग व्यू पे, और फिर एनालाइज करो कि कौन सा निफ्टी से स्ट्रांग है. सो लेट्स सपोज अभी मुझे जो लगता है वो IT या ऑटो जो है वो अभी वो इंप्रूविंग हो रहे हैं. अभी रिसेंटली मेटल बहुत स्ट्रांग था, पर मेटल अब मुझे लगता है एग्जॉस्ट हो चुका है. सो IT और ऑटो में भी अब लाइक दे आर रिकवरिंग. तो मैं वो, फिर उसके बाद एक और वेबसाइट होती है, मतलब NSE वेबसाइट है, उसमें तुम सर्च करोगे कि NSE इंडिया 52 वीक हाई लो स्टॉक्स, तो तुम्हें दिखा देगा कि कौन से 52 वीक हाई के क्लोज है, कितना दूर है. तो इसमें तुम्हें सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे. तुम्हें इजी रहेगा तुम्हें स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में. आई वुड सजेस्ट कि मैनुअली सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स है सारे की करके चार्ट्स देखो. बट क्विक करना है तो तुम ऐसे दिख सकते हो कि जो 52 वीक के क्लोज है, 52 वीक के ऊपर है, तुम वहां पे उनको एनालाइज जल्दी कर सकते हो. देन टॉकिंग अबाउट सम पैटर्न्स, जो पर्सनली सेटअप स्विंग ट्रेडिंग में मैं देखता हूँ. सो वो मैं क्या देखता हूँ, फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दिस इज अ फर्स्ट सेटअप. सो दिस इज VCP पैटर्न ओनली, जो मैं पहले देखा था कि पहले मार्केट पूरा साइडवेज था, जीरो वॉल्यूम. वॉल्यूम कुछ नहीं है. ये मेरी पर्सनल ट्रेड से जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने रिसेंटली ट्रेड करा है. तो देख सकते हो तुम, पहले यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, प्राइस बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था. थोड़ा वॉल्यूम आया, थोड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ देखो कितना जंप आया वॉल्यूम कंपैरेटिवली. पहले के वॉल्यूम यहाँ कितना बड़ा जंप आया, और एक ये कैंडल बनी. फिर देन मार्केट साइडवेज हो गया. मैंने उसको यही वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था जब वो यहाँ साइडवेज हो गया, क्योंकि दिस इज द पैटर्न हम देख रहे हैं कि वॉलिटिलिटी आई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर वहां जंप आया. तो वॉलिटिलिटी यहाँ पे आई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से जंप हुआ. यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी बड़ी वॉल्यूम आ गई अगेन. तो यहाँ से यहाँ बाइंग, मैंने यही बाई कर लिया था पहले ही, और फिर वो जंप आई, और यू कैन सी कि कितना अच्छा मोमेंटम आया. सो दिस इज लाइक ऐसे स्टॉक्स देख सकते हो जिसमें वॉल्यूम पहले ड्राई अप थी,
अचानक वॉल्यूम आई है और फिर वो साइडवेज हो गया है, और फिर जब वो साइडवेज का ब्रेकआउट आता है साइडवेज रेंज का, तो लाइक यू कैन बाय। सो ये एक और सेटअप है, ये बहुत सारा सेटअप है। दिस इज ऑल्सो यूज इम्बैलेंस। मेरे को चार्ट को दिखाने दो, लेट मी शो यू चार्ट। या सो इसका भी लॉजिक थोड़ा वैसा ही है। इसमें लॉजिक हम ये यूज करते हैं कि स्मार्ट मनी सेटअप बोल सकते हो। बेसिकली स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना है। तो तुम पहले देखो, छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, इतना कुछ वॉल्यूम भी नहीं था खास। पर तुम यहाँ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आया, एक बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ बड़ा वॉल्यूम आया एक। तो लाइक दिस इज द एंट्री ऑफ स्मार्ट मनी, जो इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंटर किया है। और एक इम्बैलेंस कैंडल यहाँ पर है, मतलब यहाँ से उनने बाइंग स्टार्ट करी होगी, यहाँ कहीं इम्बैलेंस, मतलब यहाँ कहीं पे दे विल बाय अगेन। अगर प्राइस आता है, प्राइस जब नीचे आया वापस आया, तो यहाँ इम्बैलेंस पे आई विल एंटर। इम्बैलेंस पे एंटर हुआ था मैं, और एसएल वाज नीचे, सपोर्ट के नीचे। यू कैन सी कि प्राइस सीधे फिर कितना अच्छा गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, और रिलायंस में भी ऐसा पैटर्न बन रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो, यहाँ पे देखो रेंज में कितना प्यारा पैटर्न। यहाँ पे इम्बैलेंस आया था, यहाँ देखो वॉल्यूम ज्यादा थी, इम्बैलेंस था, फास्ट मूव किया प्राइस, लोगों को ऑर्डर करने का, प्लेस करने का मौका नहीं मिला। सो लाइक दिस वाज द प्लेस जो इम्बैलेंस था। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस ऊपर गया, आई वोंट टेक एनी ट्रेड, आई विल वेट। प्राइस जब वापस नीचे आएगा, जो इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन जहाँ बिल्ड हुई थी, वहां पे आई विल ट्रेड। तो यू कैन सी की, मैं इसको मार्क भी करता हूँ, यू कैन सी की यहाँ पे प्राइस जैसे ही नीचे आया, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी हमें। और लाइक यू कैन सी की प्राइस फिर वन वे ऊपर चला गया। लाइक दिस इज वन ऑफ द सेटअप एक मैं यूज करता हूँ। देन दिस इज एग्जांपल ऑफ वीसीपी की प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, और फिर एक ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम। अगेन एग्जांपल ऑफ वीसीपी, धीरे धीरे रेंज छोटी होती जा रही है। पहले 38% की रेंज थी, 31 की हुई, 15% की हुई, देन ब्रेकआउट। देन दिस इज आईपीओ बेस बोलते हैं इसको, बेसिस बोलते हैं। तो दिस इज आईपीओ बेस, मतलब प्राइस यहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके पहले स्टॉक था ही नहीं एक्सचेंज पे। तो वो आईपीओ के दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है। देन इट मेड अ स्माइल, विच इज, हम इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। देन इट कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जैसे ये स्माइल का जो ब्रेकआउट आएगा, वी विल ट्रेड। तो दिस इज आईपीओ बेस। तो ये 4-5 सेटअप से जो मैं ट्रेड करता हूँ। दिस इज मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड आई टुक। एक डीसीबी बैंक में, इसको आई एम स्टिल होल्डिंग। इसमें भी सेम सेम लॉजिक था कि साइडवेज था मार्केट, फिर एक बड़ी वॉल्यूम के साथ एंट्री करी इंस्टीट्यूशंस ने, साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, आई एंटर। एक नेचुरल गैस कमोडिटीज होती है, सो बेसिकली नेचुरल गैस, उसमें ट्रेड लिया था। उसका लॉजिक का कोई पैटर्न नहीं था, बट मोर लाइक मैक्रो फैक्टर्स था। सो इस बार फोरकास्ट ये था कि यूएस में इस बार विंटर्स ज्यादा होगी और डिमांड उसकी वजह से इंक्रीज होगी। तो लाइक इट्स सीजनल ट्रेड, सीजनल बेसिस पे मैंने ट्रेड ली थी और इट वाज सक्सेसफुल। देन देयर वाज शांति गोल्ड। इसमें भी मैक्रो फैक्टर ये था कि ऐसा न्यूज था कि टेक्सटाइल और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसके एक्सपोर्ट्स में सर्ज आ सकती है ड्यू टू सम एग्रीमेंट। आई कांट रिमेंबर प्रॉपर्ली क्या था, तो उसकी वजह से मैंने इसमें ट्रेड ली थी। और ये श्रीराम सिल्क मिल्स में भी इसलिए ली थी क्योंकि इसमें एक तो पहले बन रहा था अपना वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर साइडवेज हो गया मार्केट इतनी बड़ी बाइंग के बाद। साइडवेज होने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ऊपर गई। इसमें न्यूज भी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, प्लस पैटर्न था। सो दैट्स व्हाई द ट्रेड हैज बीन टेकन, और शांति गोल्ड हो गया है। एंड दिस इज द ब्लैक बॉक्स। अगर तुम इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन फॉलो करते हो, मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी डाला है विद फाइनेंशियल मॉडल्स एवरीथिंग, कि इसमें क्यों मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था इंस्टाग्राम पे कि मैं इसको बाई कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम इन लाइक 3-4% प्रॉफिट, और अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। माई टारगेट इज लिटिल अबव। सो एक ये डेटाबेस डेटा सेंटर बनाती है, कंपनी है। यू कैन गो ऑन माई लिंक्डइन इंस्टाग्राम टू सी द फुल एनालिसिस कि क्या एनालिसिस था मेरा। सो आई मीन स्टिल इन ट्रेड, और अभी तो प्रॉफिटेबल चल रही है। या सो अब टुवर्ड्स द एंड हम आ गए हैं। तो मैंने थोड़े बहुत टूल्स बनाए थे, जो लिंक्डइन मैंने पब्लिश किए थे, तुम यूज कर सकते हो। मैं एक बार उनका डेमो दे देता हूँ। तो फर्स्ट इज द पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर।
यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मतलब कैसे यूज करना है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे हाउ टू यूज में। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो यहाँ पे तुम जब जैसे ही, तो बेसिकली ये क्या है कि तुम्हारे पास 5-6 स्टॉक्स है, तो तुम्हें उनमें पता नहीं है तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 50-50 करूँ, ज्यादा किस में करूँ, कम किस में करूँ। सो लाइक इट विल गिव यू अ डिसीजन कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड मैथमेटिक्स की तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तुम्हें यूज करना तुम समझ जाओगे, यहाँ पे पढ़ लेना। और तुम्हें जो भी लिंक्स चाहिए, मेरे लिंक्डइन पे जो पोस्ट है ना जो भी ये टूल्स की, उसके नीचे मिल जाएगी। यू कैन सी, उसने एनालिस करके बता दिया कि एप्पल में मुझे कितना करना चाहिए, अमेजोन में, गूगल में कितना करना चाहिए, क्या क्या परफॉर्मेंस है। सो इट एनालाइज ओवर 10,000 पोर्टफोलियो, उसके 10,000 पोर्टफोलियो उसने एनालाइज करे, फिर उसने बताया कि सबसे बेस्ट रिटर्न और सबसे कम रिस्क किस पोर्टफोलियो में होगा। उसने इतने सारे एनालाइज कर लिए 1 सेकंड में। हम मैनुअली करेंगे तो पता नहीं कब तक होगा। बहुत सारी चीजें इसमें एनालाइज हुए, कंपेयर कर लिया उसने निफ्टी S&P से कि क्या परफॉर्मेंस था, फाइनल रिकमेंडेशन। तो तुम ये यूज कर सकते, ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हें मिल जाएगा लिंक्डइन पे। देन नेक्स्ट इज लाइक सेंटिमेंट एनालाइजर। सो बेसिकली जो भी अर्निंग कॉल्स होती है, किसी का इंटरव्यू हो गया, तुम्हें पता करना है कि उसमें कितना उसने पॉजिटिव पॉजिटिव उसका टोन थी, पॉजिटिव वर्ड्स से। सो तुम इसमें डाल सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, एकेडमिक के लिए हो गया, कोई कुछ भी हो गया। सो लेट मी लोड द डेमो डेटा, तुम बताता हो कि कैसे वर्क करता है। तो ये जैसे डेमो डेटा है, सो इसने बता दिया कि 10 डॉक्यूमेंट उसने एनालाइज कर लिए, 87% पॉजिटिव चीजें थी, इतने न्यूट्रल थी, इतनी नेगेटिव थी, मतलब ओवरऑल सब पॉजिटिव चीजें थी। डेमो डेटा था ऑफकोर्स। सो ये सब तुम्हें दिखा देगा, तुम कुछ भी डालो इसमें, तुम्हारा रेज्यूमे हो गया, तुम्हारी कोई, तुमने कोई आर्टिकल लिखा है, तुम्हें किसी को कोई स्पीच है, तुम्हें कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एनालिसिस तुम्हें मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, लाइक यू कैन जस्ट सी कि क्या क्या एनालिसिस है। या एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी टूल्स है बहुत सारे जो मैंने डाले हैं। देन एक ये था, लेट मी जस्ट, या दिस इज अ फाइनेंस चैटबॉट। मतलब जीपीटी से ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, बट लाइक ऐसे ही मैंने एक, आई मेड अ बॉट जो यूज करता है लाइव डेटा, लाइव न्यूज़ को। सो लेट मी, हमें एशियन स्टॉक, एशियन पेंट पे हमें एनालाइज करना है, कोई सा भी स्टॉक मान सकते हो, लाइक एशियन पेंट लेते हैं। सो मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट थीसिस कि मुझे पूरा एनालाइज करो उसको अच्छे से। मैं लिखा इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑन, देन आई हैव टू जस्ट पुट एशियन पेंट्स, या सो मैंने एंटर कर दिया, वो एनालाइज करेगा। इसमें आई यूज एवरीथिंग फ्री, कोई मैंने पेड टूल यूज नहीं करा है, तो यू कैन यूज इट ऑल्सो। सो वो एनालाइज कर रहा है, तो सब एनालाइज करेगा, उसकी प्राइस क्या है, उसकी न्यूज़ेस देखो, पूरी रिपोर्ट आ गई हमारे पास। वो चार्ट ही बना रहा है, चार्ट बना के दिखाएगा तुम्हें इस पे। लेट मी गो अबाउ, तो उसने पूरा एनालाइज कर दिया कि समरी क्या है, टारगेट क्या हो सकता है, तुम्हें उसको क्या टर्म कॉन्फिडेंस लेवल है, डिफरेंट रेशियोज, ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन क्या है, मार्केट पोजीशनिंग क्या है, इंडस्ट्री क्या कह रही है, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस, पोर्टफोलियो में क्या सिनारियो एनालिसिस कि बुल केस में क्या हो सकता है बेस। अगर ये सब तुम फाइनल करने जाओगे तो तुम्हें पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा, वंस 1 सेकंड में सब कुछ हो गया है। और उसने चार्ट बना के दे दिया है तुम्हें, एक समरी चार्ट, तुम्हें देख सकते हो कि अभी बुलिश है एशियन पेंट्स, अभी अच्छी न्यूज अर्निंग्स आई थी। सो या ये सब पूरा उसने एनालाइज कर दिया। आई एम यूजिंग जस्ट फ्री टूल्स, अगर मे बी अगर इन फ्यूचर अगर मैं यूज करता हूँ कोई अच्छा पेड टूल्स, तो इसको हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। बट यू कैन सी कि फ्री टूल से कितना अच्छा बना सकते हो तुम। दिस वाज द फ्यू टूल्स जो मैंने बनाए थे। तुम लिंक्डइन में जाके तुम इसके लिंक्स पोस्ट के नीचे मिल सकती है तुम्हें, तुम यूज कर सकते हो। या देन द फाइनल अपॉर्चुनिटी जो पहले ही बताई थी मैंने। सो आई हैव अ स्मॉल टीम, इंटरनल टीम, अभी हमने पब्लिक नहीं करी है उस इनिशिएटिव को। सो वी आर यूजिंग मैनेजिंग अराउंड $12,000 to $15,000 ऑफ मनी इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो वी वांट, हम पब्लिक करेंगे थोड़ा टाइम में। सो वी वांट कि हम टीम को एक्सपेंड करें, और हमें और लाइक माइंडेड पीपल चाहिए। सो उसके लिए एक टास्क है, इट्स अ 3 month चैलेंज। सो 3 month में भी तुम्हें लगता है बड़ा है, पर इसकी थोड़े रीजन है कि जो नॉन सीरियस ट्रेडर्स होंगे वो निकल जाएंगे, जो फ्लूक विनर्स है कि लक से थोड़ा टाइम में हो गए वो निकल जाएंगे। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक गूगल शीट मेंटेन करनी है। तुम्हें उसमें ये तुम्हें सारे सिंबल, मतलब ये सारे कॉलम्स तुम्हें ऐड करने हैं।
वो तुम्हें ट्रेड लेना है, तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग करनी, पोजिशनल, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी करना होगा ना, पर तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस लिखना है, प्रॉपर रूल्स लिखने हैं, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कौन कितना सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन था। इंस्टेड ऑफ रिटर्न्स यहाँ देखा जाएगा कौन कितना डिसिप्लिन था, कौन कितना सिस्टमेटिक था। और जब भी तुम कोई एंट्री लो या फिर कोई भी तुम चेंज करो तो तुम्हें मुझे मेल करना है, एक थ्रेड बना लो, रिप्लाई करते जाओ उस पर बार बार। सो लाइक बाद में तुम चेंज नहीं कर सको, एडिट नहीं कर सको, लाइक एक फेयरनेस हो सबके लिए। सो लाइक कोई चीट ना कर पाए, इसलिए तुम्हें जब भी कोई स्टॉक में एंटर करो तुम मेल कर दो, तो हमारा टाइम स्टैम्प हो जाएगा कि हाँ इस मिनट या सेकंड तुमने एंटर किया था स्टॉक में। बाकी जो डिटेल एनालिसिस तुम्हें स्टॉक शीट में मेंटेन करना है। तो आफ्टर 3 months वी विल इवेल्युएट जो भी रहेंगे, मे बी अगर एक रहा 2 रहा, और ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि लाइक वी विल रिक्रूट 2 जने या 3 जने। अगर सब ने अच्छे से परफॉर्म किया तो मे बी वी विल हायर ऑल। हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि तुम यार कैपिटल डबल कर दो, हमें ये चाहिए कि जो सीरियस हो और लाइक जो डिसिप्लिन हो, जो एक कंसिस्टेंटली काम कर रहा हो मार्केट में, जो समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके बाद में और चीजें तो हम सिखा सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत टॉपिक्स है जो मे बी हम कवर करेंगे अगर नेक्स्ट सेशन हम करते हैं तो। सो यही था आज के सेशंस के लिए। आई होप तुम्हें बोर नहीं कराऊं मैंने।